जी, कि किसानों के जो बजट हम पेश कर रहे हैं जी, उसको इस वक्त कितने लोग देख रहे हैं। जी, इस वक्त बढ़ गया होगा, लेकिन जो उन्होंने 2 मिनट पहले मेरे को आंकड़ा भेजा है जी। वो था 99,251 लोग देख रहे हैं। हमारी इस बातचीत को इस वक्त लाइव देखने वाले 99,251। और इसलिए जी, आशुतोष जी ने कहा है कि उनको कई तरफ से रिक्वेस्ट भी आ रहा है। अभी मेरे बात करते करते उन्होंने मेरे को और आंकड़ा भेज दिया है जी। अब देखिए आप 1 लाख क्रॉस कर गए हैं। आंकड़ा है 1,01,98। जी, 1,01,98 लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। और आशुतोष भाई का विशेष अनुरोध है कि इतने लोग शुरू के कुछ हिस्से मिस भी कर गए हैं, तो उनका रिक्वेस्ट है कि इसको हम अभी जारी रखें और पूरी समग्र तस्वीर लोगों के सामने पेश करें। किरण भाई, मैं जानता हूं आपने कम समय के लिए कमिट किया था, लेकिन कुछ समय, और हमारे पास अभी मनीष भारती भाई भी जुड़े हुए हैं, तो एक हम समग्र तस्वीर लोगों के सामने पेश करें। और उसके लिए मैं चाहता हूं, देखिए, तो अभी जो हमारे साथी अब तक मिस कर गए हैं, क्योंकि हमने बहुत आंकड़ों को टुकड़ों टुकड़ों में पेश किया है, उस सब आंकड़ों को एक साथ मिलके तस्वीर पेश करना हमारा फर्ज बनता है। 1 लाख से ज्यादा लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं। जो मैं समझता हूँ दीपक भाई, ये जी। आपका आपकी हिम्मत है। 1 बजे से आप लगे हुए हो लगातार, हम लोग बीच में आते जाते रहे, मैंने तो बीच में 2-4 बार कॉफी भी पी ली। आपको मैंने कॉफी पीते हुए भी नहीं देखा है पिछले 4 घंटे से। तो सब लोग मिलके कर रहे हैं। इतने सब लोग जुड़े हैं इसमें। देखिए, कुल मिला के तस्वीर क्या है, हमारे जो साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं और जो पहले की बातचीत ना सुन पाए हैं, उनके लिए एक ओवरव्यू देने की कोशिश हम करते हैं। तो मैं कुछ बताऊंगा, उसमें फिर मनीष भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो इसे जोड़े, और किरण भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इसकी कुछ बात जोड़े। कुल मिला के देखिए स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि देश में कृषि में विकास हो रहा है, कृषि में ग्रोथ हो रहा है, ऐसा सरकार कहती है। सरकार ये भी कहती है कि इस साल खास तौर पे बाकी चीजों में जितना ग्रोथ हुआ है उससे ज्यादा कृषि में हुआ है। इस साल मानसून भी अच्छा रहा। साथ ही ये वो समय है जबकि कृषि पे बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में जो लोग शहरों से वापस गांवों में आए, कोविड के चलते आए, वो सब लोग वापस नहीं गए। तो कृषि पे निर्भर लोगों की संख्या बढ़ी है देश के अंदर। ये वो समय है जबकि फूड इन्फ्लेशन है, खाद्यान्न पदार्थों के दाम ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे आप ये निष्कर्ष मत निकालिएगा कि किसान को ज्यादा पैसा मिल रहा है। यही वो समय है जबकि किसान की आय लगभग स्टेगनेंट है, रुकी हुई है। ये सब सरकार के आंकड़े हैं। ऐसे में क्या उम्मीद थी? उम्मीद थी इस बार के बजट से किसान को कि 4 बड़ी चीजें होंगी। और ये उम्मीद सिर्फ हमारी नहीं थी, ये उम्मीद जो देश का पार्लियामेंट्री कमेटी ने 1.5 महीना पहले संसद के सामने रिपोर्ट पेश की थी, उन्होंने इन 4 बातों का जिक्र किया था। मैं वहीं से 4 बात उठा रहा हूं। और याद रखिए, इस संसदीय समिति में इसके अध्यक्ष कांग्रेस के लीडर थे चरणजीत चन्नी, लेकिन ये कमेटी में तो सब पार्टियों के लोग थे और रूलिंग पार्टी, रूलिंग अलायंस की मेजॉरिटी थी इस कमेटी। उन्होंने 4 बातें कही थी। नंबर 1, एमएसपी को लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। नंबर 2, किसान को कर्ज से मुक्ति का कोई सिस्टम बनना चाहिए। नंबर 3, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है 6,000 रुपए महीना साल की, उसको कम से कम महंगाई के हिसाब से बढ़ा देना चाहिए। और नंबर 4, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने उद्देश्य से भटक गई है, उसमें कम लोग आ रहे हैं, इस योजना का कुछ उद्धार होना चाहिए। अब इन चारों कसौटियों पे आप इस बजट को कस के देख लीजिए। पहली बात, क्या एमएसपी के बारे में कोई घोषणा हुई? बिल्कुल नहीं। क्या एमएसपी का जिक्र हुआ? एक भी बार नहीं। क्या एमएसपी देने वाली जो योजना है, पीएम आशा, उसका बजट बढ़ा? जी नहीं। इससे रिलेटेड कोई भी घोषणा हुई? हाँ, एक घोषणा हुई है। सरकार ने कहा है कि 3 दालों को, कौन सी दाल है? मसूर है, उड़द है और अरहर या तूर, इन 3 दालों की सरकार खरीद किया करेगी। मजे की बात यह है कि एग्जैक्टली यही घोषणा पिछली बार की गई थी।
और अब तक इन तीनों दालों की खरीद 0% है। ये सरकार का अपना डॉक्यूमेंट कहता है, जो कि इस बजट के अंदर अटैच्ड है, जिससे सरकार एक आउटपुट बजट की तरह जिसे कहा जाता है। सरकार खुद मान रही है पिछले साल जीरो प्रोक्योरमेंट रहा था। ये तो आपकी एमएसपी की बात है। कानूनी गारंटी छोड़ दीजिए, एमएसपी देने को सरकार तैयार नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, उसका कोई प्रोविजन नहीं है इस बजट के अंदर। दूसरी बात, पीएम किसान योजना, जो 6,000 रुपए सालाना की बात थी, सरकार खुद मान रही है कि देश में कृषि पे निर्भर लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये सरकार का जो सर्वेक्षण है, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, वो खुद बताता है कि संख्या बढ़ गई है। सरकार ने जब ये योजना शुरू की थी तो सरकार ने खुद, मोदी सरकार ने खुद कहा था देश में 14 करोड़ किसान फैमिलीज हैं, हम 14 करोड़ को ये योजना पहुंचाएंगे। घटते घटते अब 10 करोड़ के कम आ गई है। उसको बढ़ने की कोई ना तो संख्या बढ़ रही है, और वो अमाउंट जो आज से 6 साल पहले 6,000 रुपया था, जिसकी कीमत आज मुश्किल से 3,000 रुपए रह गई है, जिससे कहीं ज्यादा तो किसान अपना पेट्रोल डीजल के अंदर जो रेट बढ़ गए हैं, जो फर्टिलाइजर के रेट बढ़ गए हैं, उसके अंदर खर्च कर रहा है। उसको सरकार ने बढ़ाने की इतनी बात पिछले हफ्ते से चल रही थी, ये नहीं बढ़ाया गया है। एग्जैक्टली वही का वही एलोकेशन है। मतलब 6,000 की कीमत अब लगभग आधी होके रह गई है। सरकार का उसे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। तीसरी बात, जो लोन वेवर है, लोन वेवर की कोई बात नहीं है। कर्ज मुक्ति की, कर्ज बढ़ाने की बात है। कर्ज बढ़ाने की ये बात है कि सरकार कहती है कि आप किसान क्रेडिट कार्ड जो है, उस पर पहले 3 साल तक 3 लाख का लोन ले सकते थे, अब आप 5 लाख का लोन ले सकते हो। मनीष भाईती ने कहा कि हाँ, ये अच्छी चीज है, इससे कम से कम कुछ फायदा होगा। लेकिन मनीष भाई, इसमें भी एक पेंच है। पेंच ये है कि अगर सरकार कह रही है कि किसान 3 लाख की बजाय 5 लाख लोन ले सकता है, तो जाहिर है लोन का अमाउंट बढ़ेगा। बढ़ेगा तो सरकार जो लोन पे सबवेंशन देती है, सरकार सब्सिडी देती है ना इस लोन पे, सब्सिडी का अमाउंट बढ़ना चाहिए। उसका बजट बिल्कुल ज्यों का त्यों है। तो ये कैसे बढ़ेगी भगवान जानता है ना। आप 3 से 5 लाख लिमिट आपने बढ़ा दी, और किसान को जो सब्सिडी देनी थी वो बिल्कुल नहीं बढ़ाई। कहां से पैसा आएगा, किसान कैसे देगा? क्या किसान को सब्सिडी नहीं मिलेगी, या सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सोच रही है, पता नहीं। तो ये तो लोन मुक्ति की कोई योजना नहीं है। और चौथा, पीएम फसल बीमा योजना। पीएम फसल बीमा योजना, जिसके बारे में कमेटी ने कहा, सब लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि भाई ये तो योजना बनी थी कि 100% किसानों को कवर कर देंगे, इसके तो किसान घटते जा रहे हैं, एरिया की कवरेज घटती जा रही है, इस योजना को कुछ ठीक कीजिए। सरकार ने क्या ठीक किया? इस योजना का एलोकेशन घटा दिया है। कोई 15,600 करोड़ से घटा के कोई 12,200 करोड़ के करीब कर दिया है। कोई 3,500 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च घटा दिया गया है। अब देख लीजिए इससे क्या उद्धार होगा। तो जो 4 अपेक्षाएं थी, चारों पूरी नहीं हुई, चारों में लगभग उल्टा हुआ है। तो फिर सरकार ने क्या, दूसरा हम क्या देख रहे हैं? तो पहला तो ये कि जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। वास्तव में क्या हुआ है? जो एलोकेशन है वो पहले से घट गया है। घटने के चलते जो आज से 5 साल पहले लगभग 5% खर्च हुआ करता था कृषि में इस देश के टोटल बजट का, वो घटते घटते पिछले साल 3.14% हो गया था, पिछले साल 3.11% हो गया, और इस साल 3.06% हो गया। कृषि पर एलोकेशन सरकार का घटता गया है। जैसे जैसे डायलॉग बढ़ते गए हैं, एक्चुअल एलोकेशन घटता गया है। सरकार जिन स्कीमों को पिछले साल सरकार ने जो एलोकेशन किया था, वो एलोकेशन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सरकार काफी क्रिटिकल स्कीम में, जिसका जिक्र के किरण बिस्सा भाई ने किया था, कई क्रिटिकल स्कीम्स थी जिसपे सरकार ने घोषणा की, बहुत ज्यादा की, और वो खर्चा भी नहीं किया। तीसरी बात कि सरकार ने पिछली बार जो स्पेसिफिक वायदे किए थे, हमने 3-4 वायदे गिनवाए इसके अंदर, उन तमाम वायदों में सरकार ने उन वायदों को पूरा नहीं किया। उस पे मतलब पूरा करना तो छोड़िए, वो कहीं भी उसके नजदीक सरकार नहीं पहुंची। मैंने आपको याद दिलाया था कि ये जो बजट का मामला है,
ये ड्रोन दीदी का हमने आपको याद दिलाया कि सरकार ने कहा था 15,000 ड्रोन दीदी बनेंगी, वास्तव में 500 अब तक बनी हैं। सरकार ने कहा था कि एक नीति बनाई जाएगी वेजिटेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन्स के लिए, पिछली बार 1 साल पहले घोषणा की थी। वो नीति शुरू भी नहीं हुई है, सरकार ने खुद लिखित में माना है। सरकार ने कहा था कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी एग्रीकल्चर के लिए, 6 करोड़ किसानों की जमीन को रजिस्ट्री की जाएगी, अ, अ, एक ऑनलाइन रजिस्ट्री की जाएगी। अब तक केवल 9% उसमें से हुआ है, 91% अभी भी बाकी है। सरकार ने कहा था नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी अभी तक नहीं बनी है 1 साल होने के बावजूद। सरकार ने पिछली बार भी घोषणा की थी पल्सेस और ऑयल सीड के लिए, दलहन और तिलहन के लिए एक मिशन बनाया जाएगा, जिसमें पिछले 1 साल में सरकार के अपने आंकड़ों के हिसाब से अरहर, उड़द, चना और मसूर चारों के अंदर प्रोक्योरमेंट शून्य था। हमने ये भी देखा कि मनरेगा, जो कि अ, खेतीहर मजदूर के लिए बहुत बड़ी स्कीम है, जिसको सरकार खुद कह रही है कि हम कि इस जो ये योजना जो किसान की प्राण वायु है, उस योजना में सरकार का उसकी योजना की डिमांड बढ़ रही है जमीन पे, लेकिन सरकार का एलोकेशन नहीं बढ़ रहा है। और इस वक्त लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नेगेटिव बैलेंस है, मतलब कि राज्यों का बकाया पड़ा है, और बकाया चलने के कारण राज्य सरकारें अब इस स्कीम को रोक के बैठी हुई हैं। ये मनरेगा की स्थिति है। जो नई घोषणाएं आज की गई हैं, क्योंकि हर बार सरकार पिछली घोषणा को पूरा नहीं करती है, नई घोषणाएं कर देती है। 2 नई घोषणाएं की गई हैं इस बार किसानों के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए। एक है पीएम धन धान्य कृषि योजना, कि 100 जिलों के अंदर जहां लो प्रोडक्टिविटी है, वहां हम उत्पादकता बढ़ाएंगे, कृषि को प्रोत्साहन देंगे। जहां तक मेरी, और इससे 1.5 करोड़ किसानों का फायदा होगा, ऐसा बताया गया। जहां तक मेरी जानकारी है, इसके लिए बजट में 1 पैसे का भी अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। तो इस स्कीम का अगले साल क्या हाल होगा आप देख लेंगे, हम भी यहीं होंगे, स्कीम भी यहीं होगी, और हम देख लेंगे कि कौन से 1.5 करोड़ किसान इससे हुए, क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं दिया गया है इस स्कीम के लिए अभी तक। घोषणा की गई है रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम की, जिसका कोई डिटेल नहीं दिया गया है। डिटेल के नाम पे 4 अंग्रेजी के सेंटेंस दे दिए गए हैं, जिससे कुछ पता नहीं लगता कि सरकार इसके लिए क्या प्रोविजन करेगी, कितना पैसा दिया जाएगा, इससे कुछ होगा कि नहीं होगा। और कुल मिला के एग्रीकल्चर की कुछ जो प्रमुख स्कीम है, उनके पैसे पिछली बार से कम कर दिए गए। इसलिए कुल मिला के, जैसा किसान नेता युद्धवीर जी ने कहा था, ढाक के 3 पात, ठीक वहीं के वहीं हम खड़े हुए हैं जहां हम 1 साल पहले थे। देश का किसान आंदोलन दोबारा इकट्ठा हो रहा है, दोबारा एकता हासिल कर रहा है, दोबारा आगे की तरफ बढ़ रहा है। और उसके बावजूद बावजूद इसके कि देश के एक प्रमुख किसान नेता ने आमरण अनशन किया, अपनी जान दांव पे लगाई, लेकिन सरकार इसके प्रति पूरी तरह से निष्ठुर होकर बैठी हुई है। ये स्थिति है इस वक्त आज के बजट से। मैं चाहूंगा कि किरण बिस्सा भाई और अ, मनीष भारती भाई, आप दोनों देश के अलग अलग कोनों से हैं, किसान के शुभचिंतक हैं और जानकार हैं, सिर्फ शुभचिंतक ही नहीं, साथ में जानकार भी। अ, वो दोनों इस बात में जुड़े। मनीष भाई, किरण भाई आपसे शुरू करें। हाँ, जी। वैसे मुझे अभी निकलना है, बट आई जी। थिंक जो जो भी आंकड़े हम ने इकट्ठे किए, योगेन जी आपने बहुत ही अच्छी तरह से समराइज किया। ज्यादा उसमें ऐड करने की ये नहीं है। लेकिन एक बात जो मैंने पहले कहा, फिर कहना चाहता हूँ कि अगर इस सरकार की प्रायोरिटीज क्या हैं, किसको ज्यादा वो महानता देती है, महत्व देती है, अगर वो समझना है, तो जो पिछले साल से लेके इस साल का बजट, टोटल बजट जो है, ये लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। हर एक साल बढ़ता है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी होती है, जो भी है ये 2.5 लाख करोड़ बजट में बढ़ोती है। लेकिन वो 2.5 लाख करोड़ में ग्रामीण क्षेत्र को कितना मिला, किसानों को कितना मिला, अगर हम देखें तो पिछले साल के बजट के कंपैरिजन में कृषि और जो भी रिलेटेड एग्री एलाइड सेक्टर्स हैं,
उनके बजट में सिर्फ 4,000 करोड़ यानी 2.5 लाख करोड़ में से सिर्फ 4,000 करोड़ एडिशनल कृषि और एलाइड सेक्टर्स को मिले हैं। और रूरल डेवलपमेंट अगर देखें तो वो सिर्फ 1,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है बजट में। ये सबसे बड़ी चीजें मुझे लगती है जो दिखाती है हमें कि ये सरकार जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, किसान हैं और खेती पे निर्भर होने वाले हैं, उनके खिलाफ ही काम कर रहा है। और कई सारे मिनिस्ट्रीज में जो और कई सारे आइटम्स में जो किसान और मजदूर के लिए जो भी एलोकेशंस हैं वो पिछले साल का अगर देखें तो बजट के कंपैरिजन में उनका कितना खर्च हुआ अगर देखें तो सिर्फ 70% या 80% खर्च हुआ। जो रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.65 लाख करोड़ का जो बजट था उसके कंपैरिजन में खर्चा सिर्फ 1.9 लाख करोड़ यानी कि रूरल डेवलपमेंट में ग्रामीण क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च ही नहीं किया। तो एलोकेशंस की एक बात है, लेकिन कितना खर्च हो रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो बड़े बड़े एलोकेशंस के नंबर के इसमें हमें नहीं जाना चाहिए। और बहुत सारे स्कीम्स में तो योगेंद्र जी ने कहा कैसे उनका एक्सपेंडिचर भी घटता जा रहा है। और रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में भी हम अगर देखें टोटल बजट में कितना उसका प्रतिशत है वो भी बहुत ही कम होता जा रहा है। और एक बात ये मैं जोड़ना चाहता हूं जो दीपक भाई ने जीएसटी की बात उठाई थी। मैंने तो ये रिसीट्स का बजट जो है यानी कि सरकार को का रेवेन्यू जो आता है अगर उसके आंकड़े भी मैंने देखी हैं पिछले 3-4 साल में टैक्स रेवेन्यू जो है उसमें कॉर्पोरेट टैक्स का कितना पोर्शन कंट्रीब्यूशन है, जीएसटी का कितना कंट्रीब्यूशन है अगर हम देखें तो जीएसटी का कंट्रीब्यूशन तो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि हर एक आम आदमी आम औरत के जेब से जो पैसा आता है सरकार को वो तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स के रेवेन्यू जो है वो लगातार घटती जा रही है। अगर परसेंटेज के तरफ से देखें तो 2 साल पहले कॉर्पोरेट टैक्स का परसेंटेज था 26.2% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू, अभी तो 22.5% तक पहुंचा है। तो ये भी एक इशारा है हमें कि सरकार का प्रायोरिटीज किस तरफ है, किसके पक्ष में, किसके लाभ के लिए सरकार काम कर रही है और कौन इसमें नुकसान भुगत रहे हैं। थैंक यू। शुक्रिया किरण बिस्सा भाई। किरण बिस्सा थे आप रैतु स्वराज वेदिका की तरफ से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काम करते हैं। हर साल किसान की स्थिति के बारे में बताते हैं। आप जो टेनेंट फार्मर है जो बटाई पे खेती करता है, ठेके पे खेती करता है, उसके बारे में आपका विशेष ध्यान रहा है आपके संगठन का जिस पे काम आपने किया है। मैं मनीष भारती की तरफ आऊं उससे पहले एक बता दूं, आज कृषि मंत्री ने घोषणा की कि देखिए इस देश में दलहन कम पैदा हो रहा है जिसके लिए भारत सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं और जिससे प्रोडक्शन भी बढ़ गया है और किसान को हमने इंश्योर किया है कि किसान को ज्यादा पैसा मिल जाए। दोनों बातें झूठ, मतलब झूठ कहने और कोई शब्द नहीं है मनीष भाई इसके लिए, क्योंकि मेरी आंख के सामने आंकड़े हैं। इस देश में दलहन का उत्पादन सन 2021-22 में 273 लाख टन था, 2022-23 में 261 लाख टन हो गया और 2023-24 में 242 लाख टन हो गया। हर साल दलहन का उत्पादन घट रहा है और वित्त मंत्री संसद में बोल रही हैं कि हमने उत्पादन भी बढ़ा दिया और हमने ये भी सुनिश्चित किया कि किसान को इसका पैसा भी मिल जाए, जबकि उनका आंकड़ा बता रहा है कि इन तमाम दालों का प्रोक्योरमेंट सरकार की तरफ से 0% है। मतलब इस किस्म का मजाक, अगर ये बात सरकार सैलरीड एम्प्लॉयड के बारे में ऐसी कुछ बात कह दे वित्त मंत्री। मुझे याद है एक बार सरकार ने कुछ घोषणा कर दी थी कि कर्मचारियों के पीएफ की कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला बदल दिया था। रात को पूरी टेलीविजन चैनल चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी धोखा, लूट, बर्बाद कर दिया।
और किसान के बारे में ये झूठ बड़ा आराम से रोज वित्त मंत्री बोल सकती हैं। तो ये कहना कि दलहन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार बढ़ा दिया है, ये झूठ है। ये कहना कि सरकार ने दलहन के प्रोड्यूस करने वाले किसानों को पैसा दिलवा दिया है, ये बात कतई झूठ है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये तो हर साल का खेल है। एक बार फिर मैं चाहता हूं, जो आंकड़ा किरण बिस्सा भाई ने दिया था, मैं दोहरा दूं यहाँ पे हमारे तमाम दर्शकों के लिए, किसानों के लिए, हितैषियों के लिए। ये मनीष भाई आप अपना वो ऑफ कर दीजिए, ये क्योंकि उससे इको आ रहा है। एक मेरा सजेशन था। जी हाँ। इसमें ना जो हिंदी नहीं समझते हैं किसान, उनके लिए थोड़ा सा इन नटशेल अगर इंग्लिश में भी आप कहीं पे बोल दें तो अच्छा रहेगा। इतना ही बोल रहा। थैंक यू। जी, वो सही बात है कि कई किसान नेता और हमारे कई साथी जो दक्षिण भारत में हैं, वो हिंदी नहीं समझते हैं। एट a little later we will summarize the main things and I would request that ये जो नीचे पट्टी चल रही है, इसमें कृपया करके मुख्य आंकड़े आप डाल दीजिए जो हमारे साथी डाल रहे हैं, ताकि वो उसको नोट कर सकें। ये मैं आंकड़ा पढ़ देता हूं और इसको अंग्रेजी में भी बोल दूंगा कर्नल साहब। सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा आज का ये है कि हर साल लगातार भारत सरकार कृषि और उससे संबंधित विभागों का खर्चा घटाती जा रही है। The government of India has been reducing budget expenditure on agriculture and allied sector. And here are the statistics. Data is the following. 2019-20, 5.25%. 2020-21, 5.0%. 21-22, 4.06%. 22-23, 3.81%. 23-24, 3.14%. 24-25, 3.11%. And 25-26, 3.06%. ये पिछले 6 साल का हम आंकड़ा आपको दे रहे हैं। हर साल इस देश में कृषि के ऊपर सरकारी खर्च बजट के प्रतिशत के रूप में घटता जा रहा है। ये देखिए नीचे आंकड़ा आ गया है। अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 2019-20 में 5.25% खर्च था। ये केंद्र सरकार का जो टोटल बजट है उसमें कृषि पे, मत्स्य पालन पे, एनिमल हस्बेंड्री पे, सिंचाई पे और कोऑपरेटिव, ये 4 डिपार्टमेंट है कृषि से संबंधित। हम चारों का खर्चा जोड़ के देख रहे हैं। इन चारों में 5.25% था 19-20 में। अगले साल घट के 5% हो गया। उससे अगले साल घट के 4.06 हो गया। उससे अगले साल 3.81, 23-24 में घट के 3.14, 24-25 में घट के 3.11 और इस साल और भी घट के 3.06। ये आंकड़े घटते जा रहे हैं और ये तो बजट का एलोकेशन है। इसका इस्तेमाल कितना होगा ये आप बाद में देखेंगे, इस्तेमाल इससे भी कम होगा। तो ये हकीकत है। सो वी आर विटनेसिंग ए कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन एलोकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। मनीष भाई। थैंक यू योगेन भाई। देखिए, बात इसमें वो जो दलहन वाली बात चल रही थी उसमें मेरा एक इनपुट है। सरकार ना सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने में नाकामयाब हुई है, प्रोक्योरमेंट ना करने में पूरी तरह से नाकामयाब हुई है, सरकार ने एक धोखा भी किया है किसान के साथ। सरकार ने जब जब दलहन के दाम बढ़े हैं, बड़े पैमाने पे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया ताकि बाजार में उसका भाव ना बढ़ सके। और योगेन भाई, जैसा आपने कहा, बहुत सही बात है कि अगर एम्प्लॉयज के पीएफ फंड के फॉर्मूले को बदला तो हाहाकार मच गया। दरअसल ये कारण है एक सजग समाज का और एक ऐसे समाज का जो अपने हितों के बारे में जागरूक नहीं है। फॉर्चुनेटली सरकारों के लिए, अनफॉर्चुनेटली देश के लिए, कि देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो किसान वर्ग है, ये किसी जाति धर्म का नहीं है, ये कमेरा वर्ग है,
और ये बड़ा कमेरा वर्ग जो 50% से ज्यादा आबादी इस देश की, को बहुत आसानी से रास्ता मिल जाता है अपनी मनमानी करने का, और जो शोषण का एक तरीके का जो काम है, क्योंकि अगर आपको किसी को कुछ देना है तो किसी से छीन के ही दे सकते हैं। या तो आप उसको उसका सृजन कीजिए, उसको पैदा करिए, या फिर किसी से छीनिए। छीनना बहुत आसान है, सृजन करने में बहुत मेहनत, बड़ा श्रम लगता है। तो मौजूदा हालात ये है कि आज का जो बजट है, ईमानदारी की बात ये है कि मैं तो पूरा बजट में इस पूरे आकलन के बाद, सिवाय इस एक बात के कि जो इंफ्रा के ऊपर इन्होंने बजट बढ़ाया है, 1 लाख से 2 लाख करोड़ किया है, मैं विकास भाई से आग्रह करूंगा कि प्लीज वो ये बताएं कि पूरे बजट में एक्चुअली में कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां इन्होंने बजट बढ़ाया है। मुझे तो लगता है बढ़ाया ही नहीं है कहीं पर भी। पूरा किसान से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें सिवाय इंफ्रा के, और इंफ्रा पे भी जो ये बजट बढ़ा रहे हैं, ये बेसिकली किसान के हित में तो आना नहीं है। मैंने पहले भी जब अपनी बात रखी थी उसमें भी मैंने कहा था कि ये बेसिकली जो हमारे यहाँ जो उद्योगपति हैं, या जो हमारे जो दूसरा जो कॉर्पोरेट लोग हैं, इंडस्ट्री वाले लोग हैं, बेसिकली वो लोग हैं जिनको इस बजटिंग का फायदा मिलने वाला है। सीधे तौर पे किसान को उसका फायदा नहीं मिलेगा। हम लोग पश्चिम यूपी से हैं, हमारे यहाँ गन्ना एक मेजर क्रॉप है, खंडसारी उद्योग का है। हम देख रहे हैं किस तरीके से चीनी उद्योग को एक संरक्षण दिया जा रहा है। पता लगा सरकार को कि साहब इस बार गन्ने का प्रोडक्शन कम है, तो अगस्त सितंबर में ही अक्टूबर के आसपास जो है वो एक्सपोर्ट को खोल दिया गया, प्री ऑर्डर्स बुक कर लिए गए। उसके बाद ड्रामा करने के लिए कहा गया कि साहब एक्सपोर्ट के ऊपर बैन कर दिया सरकार ने, क्योंकि चीनी इस बार कम पैदा हो रही है। तो लेकिन उद्योगों को उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक शील्ड दे दी है। वो शील्ड हम किसानों के पास नहीं है। हम पैदा अधिक कर दें। देखिए पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन अगर कोई ज्यादा करता है, मान लीजिए कोई एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए, वो 100 में से 90 नंबर कोई बच्चा ले आए, तो आपने कभी उसकी पिटाई होते हुए देखा है? लोग खुश होते हैं, शाबाशी देते हैं, इनाम देते हैं उसको कि भाई तू बड़े अच्छे नंबर लेके आया बेटे। भारत का किसान की स्थिति ये है कि अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन कर दे तो उसकी मार पड़ती है, उसकी पिटाई होती है। बोले अच्छा तूने ज्यादा पैदावार कर दी, ले तेरा जो प्रोडक्शन है ये कौड़ियों के भाव बिकेगा। ये जो एक त्रासदी है भारत के किसान की, इसको कोई एड्रेस नहीं करता। मेरे दादा ने तो सन 70 के आसपास इसके ऊपर एक काफी कुछ लिखा था कि ये अकेला ऐसा कमाल का मुल्क है जहां प्रोडक्शन करने पे आपको सजा मिलती है, जहां प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे आपको सजा मिलती है। मौजूदा बजट भी कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा करता है कि किसान, अगर तूने अपने आप को बड़ा किया, अगर तूने अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करी, तो तुझे सजा मिलेगी। एक भी प्रावधान किसान की आर्थिक परिस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए नहीं है। एक भी प्रोविजन ऐसा नहीं किया गया जिससे एक गरीब किसान, 90% किसान हमारे देश में वो है जो 5 एकड़ से कम का किसान है। क्या आपने उसको एड्रेस किया? नहीं किया। आप मिडिल क्लास को एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि आपको दिल्ली के चुनाव है, उसमें आपका बहुसंख्यक वोटर मिडिल क्लास है। आपने सच में ऐसी सरकार मुझे नहीं लगता इतिहास में कोई आई हो जो सिवाय चुनाव के उसे कुछ आता ही नहीं। मोदी सरकार को सिर्फ बिहार का चुनाव दिख रहा है, दिल्ली का चुनाव दिख रहा है, उन्होंने देश का बजट नहीं दिया। मैं बहुत गंभीरता से ये बात कहना चाहता हूं, ये बजट देश का बजट नहीं है, ये बजट सिर्फ दिल्ली के चुनाव का बजट है, ये बजट सिर्फ बिहार के चुनाव का बजट है। आप जब टीवी आपने सुबह ऑन किया है तो आपको पता लगा कि साहब एक मधुबनी की एक कारीगर की साड़ी पहन के जो है निर्मला जी जो है वो बजट दे रही है। इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी कि बजट पीछे रह गया बेचारा, वो साड़ी आगे निकल गई बजट से। तो आज की परिस्थितियां जो हैं वो परिस्थितियां बड़ी अजीब हैं। आपको बजट में ना आंकड़ा देना है, ना लोगों को ये बताना है कि भाई मैंने कितना खर्च किया, मैंने क्या एलोकेशन कर दिया। अभी योगेंद्र भाई ने, सब लोगों ने इतने जबरदस्त आंकड़े दिए हैं कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहज, अगर कोई देश को सच में समझना चाहता है या देश के प्रति चिंतित है तो उसको नींद नहीं आनी चाहिए आज रात।
उसको नींद नहीं आ सकती कि इतना बड़ा धोखा, मतलब आप बहुसंख्यक समाज के साथ कर रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं किसान के नाम पर? आप मुझे एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साहब जो किसान आंदोलन जब खत्म हुआ, वो वादा है नरेंद्र मोदी का, आपने इसमें 1 रुपये का बजट एलोकेशन नहीं किया, आपने उसमें फसलों का दायरा नहीं बढ़ाया, आपने किसान को जो अब 3 से 5, मैं तो कहूंगा भाई ये ऊँट के मुंह में जीरा ही है, लेकिन चलो किया। नहीं करते तो हम क्या करते? तो भी हम कुछ नहीं करते, क्योंकि समाज तो जागृत नहीं है ना, आंदोलित नहीं है, अपने हकों की आवाज तो हम नहीं उठा पा रहे। तो ये सरकार जानती है, इसलिए सरकार हम लोग का शोषण कर रही है। और देर सवेर ये जो बजट सेशन है और जो हम लोग की जो चर्चाएं हैं, इन्हीं को मंथन करके वो चीजें निकलेंगी जिससे हम अपने इस बड़े वर्ग को जागृत कर सके, अपने हकों के बारे में लोगों को बता सके, हम किस परिस्थिति में हैं इसके बारे में चर्चा कर सके। मैं आज एक टेलीविजन चैनल पे था, तो वहां वही एंकर ने वही बात कही कि बोले साहब देखिए बड़े बड़े किसान हैं, किसान को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। हमने कहा भाई तुम टैक्स ले लो हमसे। आजादी के बाद इस देश में किसान के ऊपर इनकम टैक्स था, मेरा परिवार भी उसमें शामिल है जिन्होंने इनकम टैक्स भरा है, वो बाद में उसको विड्रॉ किया गया। आप 12 लाख की आमदनी तो कर दो ना मेरी, 12 लाख तो एग्जम्प्ट कर ही दिया आपने। मैं कह रहा हूं आप 12,000 की आमदनी किसान को देने की स्थिति में नहीं हो, उसके फसलों के दाम उसे देने की स्थिति में नहीं हो, फसलों की लागत देने की स्थिति में नहीं हो, और आप मांगते हो हमसे इनकम टैक्स। आपने नैरेटिव चला दिया कि साहब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते। भाई मेरे पूरे गांव में 5,000 की आबादी में किसी एक आदमी के पास बड़ी गाड़ी होगी। मैं बात कर रहा हूं 99% किसानों की जो आज भी गाड़ी, छोटी से छोटी गाड़ी में, वो भी दहेज में आ गई किसी के बच्चे की, तो शायद चला रहा है, खरीदी नहीं है उसने अपनी। क्या बात कर रहे हैं? एक नैरेटिव बना दिया। और सरकार देखिए अभी तो जो आंकड़े हैं, मेरे ख्याल से अभी और थोड़ा सा हमें समय लगेगा। ये आंकड़े इतने गंभीर हैं, इनको आप समझेंगे तो आप जानेंगे कि देश के किसानों को सुनियोजित तरीके से मारने का षड्यंत्र है, उसी का एक हिस्सा ये बजट है। आप उसको आर्थिक रूप से तोड़ दीजिए, सामाजिक रूप से तोड़ दीजिए, उसको कोई प्रौद्योगिकी का फायदा मत दीजिए, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो मत दीजिए। ड्रोन दीदी का जिक्र किया अभी योगेंद्र भाई ने, बताइए क्या मतलब? ये मजाक ही तो है कि आप पूरे देश में 140 करोड़ लोगों में आप 500 लोगों को आपने ड्रोन दिए, मतलब इससे ज्यादा मजाक क्या होगा? और ड्रोन कुल मिला के, अगर मैं क्योंकि एक प्रैक्टिसिंग फार्मर हूं, मुझे मालूम है कि ड्रोन अगर आ भी जाएगा तो उसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है, वो शगुफा है। जैसे एक बार अगर आपको याद हो, गुजरात चुनाव से पहले मोदी जी एक हवाई जहाज से उतरे थे गुजरात में, जो पानी पे उतरता है, तो वो शगुफा था। वो एक अपॉर्चुनिटी थी कि मीडिया को कैसे अपना पूरे दिन का माइलेज लिया जाए। टेक्नोलॉजी हमें चाहिए ग्राउंड के ऊपर, लैब से लैंड तक का जो टेक्नोलॉजी की बात ट्रांसफर की गई थी वो कहीं नहीं है। कोई जवाब नहीं पूछ रहा, कोई सवाल नहीं कर रहा मोदी से। कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई आपने जो दुनिया में जो आधुनिक तकनीक कृषि की आई है, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें आप पानी की बचत कर सकते हैं, जिसमें आप फर्टिलाइजर्स की बचत कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कि वो टेक्नोलॉजी कहाँ है? हम देखते हैं यूट्यूब से देख लिया, कोई बाहर चला गया, उसने वहां से वीडियोस भेज दी कि इजराइल में खेती ऐसे हो रही है, अमेरिका में खेती ऐसे हो रही है। भारत में कहाँ हो रही है? कौन है वो भारत का किसान जो उस खेती को करेगा? कौन से वो सरकारी फार्म है जहां आप जाके उन खेती को देख सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के बजट कहाँ है? क्या यूनिवर्सिटीज आपको, किसान को वो सब चीजें दे पा रही हैं? आप खुद देखिए जो प्राकृतिक खेती वाला जो चक्कर है, किस तरीके से, क्योंकि वो 100% शगुफा, मैंने तो खुले मंचों से उसका विरोध किया है। भारत को आज की तारीख में गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जरूरत है, प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती की जरूरत नहीं है। हम 150 करोड़ की आबादी है, हम नहीं, इस देश के किसान के कंधों पर ये बोझ है कि इस देश के कोई व्यक्ति भूखा न सोए, उसके लिए अनाज देना, उसके खाना पीने का प्रबंध करना, ये किसान की जिम्मेदारी। लेकिन वो कैसे करेगा अगर आप उसको भ्रमित कर देंगे? आप कह रहे हो कि साहब प्राकृतिक खेती कीजिए, अरे नहीं होगा भाई। 30%, आपके खुद रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि 30% का प्रोडक्शन लॉस है अगर आप प्राकृतिक खेती पे जाते हैं। वो सुभाष पालेकर जी का जो वो मॉडल है। तो अल्टीमेटली सरकार की मंशा क्लियर है, वो किसान को ना तो आर्थिक रूप से ना सामाजिक रूप से मजबूत होने देना चाहती है, क्योंकि किसान मजबूत होगा तो अपने हक की आवाज उठाएगा, किसान मजबूत होगा तो आंदोलित होगा, और ये सरकार को सूट नहीं करता है।
जी मनीष भाई, बजट का जो कार्यक्रम है, किसान का बजट, ये 9 सालों से लगातार जो बात आप कह रहे हैं, लगभग उसी तर्ज पे सरकार ने काम किया है। और देश का मैं कहूँगा दुर्भाग्य है, योगेंद्र जी ने इस बात को चिन्हित किया कि कर्मचारियों के बारे में यदि कोई झूठ सरकार ने बोला तो वो राष्ट्रीय पटल पर आता है। किसानों के बारे में ये बात अभी होने में संभावनाएं, जो आपका वक्तव्य है और बाकी सब वक्ताओं ने बोला, मुझे लगता है कि अभी वो होने में काफ़ी समय और संघर्ष बीच में उसके है। और किसान संगठन लगातार काम करने की सोच भी रहे हैं। और आज जो किसान का बजट हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया, उसमें हमने ये कोशिश की कि जो सरकार के छुपे हुए आंकड़े हैं, जिसमें सरकार बड़ी योजनाएं बताती है, लेकिन उसके अंदर कोई जो डाटा है वो मिसिंग है, वो लाने की कोशिश की। जगह जगह बताया गया, अलग अलग स्कीमों के बारे में बताया गया कि जो बजट था वो धीरे धीरे कम हुआ है। और बजट के साथ साथ कुल कृषि और अलाइड सर्विसेज का बजट भी 2020 से लेके अभी तक 2% के से ज्यादा कम हो चुका है। यदि 50 लाख करोड़ का 2% का यदि आकलन किया जाए तो एक बहुत बड़ी रकम है। खर्चा करने में भी सरकारें पूरी तरह कामयाब नहीं रही। जो गांव से रिलेटेड समस्याएं हैं, जिसमें सड़क योजनाएं कह लीजिए, सिंचाई की योजना कह लीजिए, पीने के पानी की योजना कह लीजिए, आवास की योजना कह लीजिए, सभी की सभी स्कीमों में जो पैसा सरकार ने अलॉट किया था, उसका पूरा पैसा भी पिछले सालों में सरकार खर्च नहीं कर पाई। और यदि आंकड़ा देखा जाए, आंकड़े में बिल्कुल स्पष्ट था। मैं जस्ट 3 आंकड़े आपके सामने, जो खर्च नहीं हुआ पैसा, उसके आंकड़े भी लाना चाहूंगा। ये टोटल वो पैसा है जो कृषि बजट में लगातार 2019 से लेके 2025 तक जो कमी की गई है वो 2% से ज्यादा है। लेकिन 2% जब आप 50 लाख करोड़ का करते हैं तो ये संख्या और ये पैसा बहुत बड़ा बनता है। अब बात करें कृषि सिंचाई योजना में, जैसा बताया गया आप लोगों को कि इसमें 6,600 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। जितना बजट में दिया गया उसको भी पूरा सरकार ने खर्च नहीं किया। गांव में सिंचाई की जरूरत आज सब जगह है, चाहे वो हमारे राजस्थान के साथियों से बात की, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की दिक्कत है, हरियाणा, राजस्थान पूरा, और पंजाब में भी अब बहुत सी जगह सिंचाई की दिक्कत आने लगी है। इसके अलावा यदि ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाए, इसमें भी 47,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ सरकारी अमले से, सरकार से। इसके अलावा सड़क योजना की बात करें तो 4500 करोड़ रुपया जो बजट में दिया गया था वो खर्च नहीं किया। और आपको और हमें पता है कि हर गांव तक सड़कों का क्या हाल है। वो ठीक होने के लिए जितना चाहे पैसा उस पर लगा दिया जाए, वो देश और समाज के लिए बेहतर है। आवास की योजनाएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलती हैं, लेकिन इसमें भी 22,000 करोड़ रुपए ऐसा था जो कि सरकार ने अलॉट किया, और जो खर्च किया उसमें जो डिफरेंस है वो 22,000 करोड़। तो इस तरह जो ये बजट का कार्यक्रम है, हम 9 साल से चला रहे हैं और उम्मीद करते हैं किसी समय किसानों के मुद्दे पर भी देश का मुख्य धारा का मीडिया ऐसे कार्यक्रमों को वैल्यू देगा। और आने वाले समय में पैरेलल इसके सवाल सरकारों से भी पूछने की एक गुंजाइश बने कि वित्त मंत्री जी आज बजट दे के निकले हैं तो कल से कम अखबार में उनसे सवाल पूछते हुए बड़े बड़े लेख लिखे जाएं कि आपने ये जो डाटा है वो जो दिया है और जो आपकी कथनी है, दोनों में बहुत फर्क है। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ ये सारे दीपक भाई, 1 मिनट, अभी राजीव भाई बोलना चाह रहे हैं। मैं एक करके 1 मिनट देने ही वाला हूं। राजीव जी कह रहे हैं, रमन कह रहे हैं बात रखने। जी, अभी आप बने रहिए, क्योंकि आपको इस वक्त 1.25 लाख से ज्यादा लोग देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि सुबह का भाषण तो नहीं सुन पाए, और भाषण वैसे भी अंग्रेजी में रहता है, तो उसका कपड़ा छान निचोड़ आप किसानों के लिए हिंदी में दे देंगे। ये लोग उम्मीद लगा के आपको देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा जारी रखें आप। नहीं, वो जो सबने अपनी तरफ से अभी मेरे को जो संकेत दिए थे कि उन्होंने बात रखनी है, तो मैं वो समय देने वाला था। दोनों ही साथियों ने बताया। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की उम्मीद लगा के हम सब लोग लगातार 9 साल से ये काम इसलिए भी कर रहे हैं कि मीडिया इस जैसे प्रोग्राम्स को कुछ तवज्जो दे, ताकि आने वाले समय में बजट के बाद किसान की जो अंतरात्मा के सवाल है वो सरकार तक, बड़े बड़े मंत्रालयों तक पहुंचे और जनता तक भी पहुंचे। क्योंकि जनता में भी एक भ्रांति, ये सरकारी तंत्र कहिए या
कुछ दुष्प्रचार कहिए जिससे फैल गई है। देश को ये लगने लगा है कि किसान ही देश के एक मोटे पैसे को लेके जेब में डाल लेता है, उसको सब्सिडियां दी जाती हैं और लोगों को अक्सर चाय की टपरी पे जो बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं उसमें हम अक्सर ये सुनते हैं कि लोग ये बात कर रहे होते हैं कि किसानों ने ही देश का पैसा खराब कर रखा है। असलियत इससे कोसों दूर है। सरकारें किसानों के नाम पे घोषणा बड़ी करती हैं, टेबल मेज थपथपाती हैं, लेकिन असलियत में किसान की जेब में पैसा नहीं जा रहा है और वो हर साल कर्जे की तरफ बढ़ रहा है। और सरकार इसीलिए कर्जे की लिमिट जो 3 लाख थी अब उसको 5 लाख कर दिया, ताकि कम से कम वो थोड़ा सांस लेके जिंदा रहे। लेकिन इससे होगा क्या, आने वाले समय में जो 3 लाख रुपए का कर्जा उतारने में किसान सक्षम नहीं था, वो 5 साल का कर्जा, 5 लाख का कर्जा वो कैसे उतारे। तो अभी हमारे देहात से दिल्ली देहात से राजीव यादव जी हैं और राजस्थान में दूध सत्याग्रह कर रहे हमारे साथी रमन यादव हैं, वो अपनी बात आपसे जी। राजीव भाई पहले आप कर दीजिए, फिर रमन जी। मैं तो एक लाइन में ही अपनी बात रखूंगा, आसान भाषा, जैसे योगेंद्र जी ने बताया, कपड़ा छान निचोड़। जो 2019-20 में हमारा जो बजट था, कृषि का बजट है, वो परसेंटेज में लाखों करोड़ों में अगर ना देख कर अगर हम ये देखें कि जो सरकार जो 5 रुपए दे रही थी 2019-20 में कृषि के ऊपर, वो आज केवल 3 रुपए कर दिए। और वैसे कहती है सरकार कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो $5 ट्रिलियन पे हम पहुंचा देंगे, या पहुंचा दी, या विश्व गुरु बन गए। तो बस यही ध्यान में रखते हुए सभी साथी जो अब जुड़े हैं वो ये समझो कि ये सरकार किसानों को केवल डायलॉग देती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और किसान का मतलब केवल आप उस नजरिए से मत देखो कि किसान 50% है देश में, या आज भाई कुछ बढ़ गए उसमें 50 लाख कुछ किसान बढ़ गए कोरोना के बाद में। ये देश कृषि प्रधान देश है। अगर किसान की जेब में पैसा आना बंद हो गया तो समझो सारा पहिया ठप हो जाएगा। और दूसरा मैं एक लाइन में जोड़ना चाहता हूं कि जो सरकार आवास के नाम पे योजनाएं चलाती है कि भाई आवास की जरूरत है, शहरी क्षेत्र में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसमें सभी साथी जो देश भर से जुड़े हुए हैं और हमारे भी किसान नेता सारे बैठे हैं, भाई आबादी तो गांव की भी बढ़ती है, 10 गुना आबादी मोटा मोटी। मैं अपना एक छोटा सा, मैं ज्यादा कोई आंकड़े उठाता नहीं हूं, लेकिन आंख के सामने जो देखता हूं 10% आबादी हमारे गांव की बढ़ गई आजादी से लेकर अब तक। और हमारे गांव की जो जमीन है वो एक एग्जाम्पल है, वो सभी पे लागू होता है। उस पे सरकार सेक्टर बसा देगी कि भाई दिल्ली की आबादी बहुत बढ़ गई है और दिल्ली में आवासीय इकाइयों की कमी है। और इसी चीज को देखते हुए एनसीआर को भी बढ़ा दिया गया है तो दिल्ली पे ज्यादा बोझ बढ़ गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां जहां भी सरकार शहर बसाने के लिए जमीनों को ले रही है, सेक्टर डेवलप करने के लिए, तो उसमें हमने मतलब बिल्कुल तो ये आंदोलन करने की तो कभी इसमें बात नहीं रखी कि भाई हम तो शहर ही नहीं बसने देंगे, क्योंकि देखो विकास की एक सतत प्रक्रिया है और वो समय के अनुसार वो जारी रहता है। हम सुनते आए हैं कभी दिल्ली जखीरा के पास हुआ करती थी और तिलक नगर, जनकपुरी, उत्तम नगर, यहां तक किसान खेती करता था। मेरी याद में भी उत्तम नगर तक खेत थे जब हम 10वीं पास करके उधर कभी कभी दिल्ली में जाते थे। लेकिन आज बढ़ते बढ़ते शहर द्वारका वगैरह ये सब नजफगढ़ तक टच हो गया। तो वहां किसानों ने, किसान नेताओं ने, दूरदृष्टि वाले लोगों ने ये सोचना चाहिए कि भाई हम 800-1000 साल पहले हम कह देते हैं, हमारा ये गांव दिख रहा है इधर आपको, 800 साल पहले गांव बसा था। तो उस समय की जरूरत के हिसाब से आज हम इस गांव को अनियोजित गांव, मतलब अनियोजित बसावट कहते हैं। 3 फुट की गली भी है, कोई गली बंद है, शंकरी गली है, जैसे पुरानी दिल्ली में। आज अगर मेरे खेतों पे सरकार शहर बसा रही है नियोजित तरीके से,
तो सबसे पहले हमारे लिए नियोजित तरीके से स्मार्ट विलेज बसाए। इसी जैसे मुगलों के समय में ओल्ड दिल्ली बनी और फिर अंग्रेजों के राज में लुटियन जोन्स नई दिल्ली। तो आज लुटियन जोन्स में जब जाते हैं, हम कई बार जाते हैं उधर, एक बार शहरी विकास मंत्रालय का घेराव भी किया था, संसद मार्ग थाने में भी बंद हुए थे। तो इस तरह मतलब नियोजित तरीके से स्मार्ट विलेज भी बसने चाहिए। और मैं आप सबको एक जानकारी और देना चाहता हूं, यहाँ गुरुग्राम में, गुड़गांव कहते थे हम, 1955 में जब पंजाब और हरियाणा एक था, तो उस समय एक समस्तपुर गांव है यहाँ मैदानता हॉस्पिटल के आसपास, आजकल चारों तरफ सेक्टर है। उस समय उस गांव को मॉडल विलेज के रूप में बसाया गया था और चंडीगढ़ से अधिकारी आए थे, गांव वालों से बाकायदा बात की थी। और प्रताप सिंह कैरो का आज भी वहां पर जो शिलान्यास है, जो पत्थर लगा हुआ है, तो मॉडल विलेज बसाया था उस समय भी। उस गांव की गलियां 30 फुट की है और बीच में उन मकानों के सामने 60 फुट की चौड़ाई का एक लंबा पार्क है। जितनी लंबी गली है उतना ही लंबा पार्क है और पार्क के परली तरफ फिर 30 फुट की गली और फिर घर है आमने सामने। तो मतलब अगर किसानों की जमीन के ऊपर सरकार सेक्टर बसाती है, तो ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं, वहां उस गांव वालों के लिए भी उस विकास में तभी सबका साथ सबका विकास होगा, तब उसकी जमीन में से कुछ % जमीन उसको भी दी जाए और नियोजित तरीके से उसको भी बसाया जाए। उसको हम आदर्श गांव कह ले, मॉडल विलेज कह ले, स्मार्ट विलेज कह ले, यानी नियोजित तरीके से किसान को भी बसाया जाए, तब जाकर किसान अपने उसमें रिहायश भी कर सकेगा और वो मिक्स लैंड यूज के तरह मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकेगा। क्योंकि जिन गांवों की जमीन, हम कई बार कहते हैं कि गांव वालों ने दिल खोलकर देश की राजधानी को बसाने के लिए मतलब अपनी जमीनें दे दी, तो आज उन गांव वालों की हालत, एक किसान अभी मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे बोल रहा था कि हम तो कॉकरोच की तरह रहते हैं। जहां साउथ एक्स की कॉलोनी है दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में, उन गांव की जमीन पे मतलब नोट फॉर सेल है वहां जमीन। और वैसे अगर कोई बेचता है तो 20-20 लाख रुपए गज में, मतलब आप कैलकुलेटर फेल हो जाते हैं 100 गज के प्लॉट में। तो अगर उस समय अल्टरनेटिव प्लॉट देने की व्यवस्था थी, आज सरकार वो भी समाप्त कर रही है। बेचो और हमें प्राइवेट बाजार के हवाले कर दे कि सरकार तो अधिग्रहण नहीं करेगी, आप बेचो और बजाओ, तो किसान की जागरूकता काम आएगी। सरकार कोई ये नहीं कहेगी कि आपको हम बसा देंगे, किसान की जागरूकता ही काम आएगी। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने ज्यादातर समय में हम इन बातों को कहते समय कोई कंजूसी ना बरते। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी, मेरी बात पूरी हो गई। रमन भाई से रिक्वेस्ट है, वो भी अपना विचार हो। जी, धन्यवाद दीपक भाई। मेरे शब्दों की शुरुआत इसी से होगी कि डेयरी इंडस्ट्री या पशुपालक या पशुपालन, हम ये कह सकते हैं कि ये रेड जोन में है इस समय। जो आपको आंकड़े आज दिखाए जा रहे हैं, जिस स्तर पर मीडिया के अंदर खबरें चलाई जा रही हैं कि देश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हो रहा है, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हो रहा है, ये दरअसल बाहर की सच्चाई नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये अंदर की सच्चाई, जो आप जान करके जिस परिस्थिति में आज पशुपालक या पशुपालन है, कोई विश्वास नहीं कर सकेगा अगर एक पानी की बोतल और किसान के दूध का 1 लीटर लगभग बराबर दामों में खरीदा जा रहा है। आज जो दाम एक पानी की बोतल आप खरीद करके देंगे, वही दाम किसान को उसके दूध के दाम के रूप में दिया जाएगा, किसी भी कोऑपरेटिव द्वारा या कोई प्राइवेट कंपनी द्वारा। बजट की स्थिति देखें तो बजट की स्थिति आप जानकर हैरान होंगे कि पूरे देश के जीडीपी के अंदर, मतलब अगर पूरे देश भर के अंदर प्रोडक्शन होता है किसी काम का, कोई काम होता है,
तो उसमें 5% हिस्सा, लगभग 5% हिस्सा डेयरी सेक्टर का है। इस 5% डेयरी सेक्टर के अंदर लगभग एग्रीकल्चर की बात करें तो लगभग 26% हिस्सा डेयरी सेक्टर का है। पशुपालक को बजट एलोकेशन के नाम पर क्या मिला है पिछले कई सालों के अंदर? पशुपालक को बजट एलोकेशन के अंदर मिला है 0.08%। हर साल 0.08, मतलब आधा प्रतिशत का हिस्सा भी बजट का नहीं है उसके पास में। यह विडंबना है। जब सरकार कहती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटल करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के फंड बना रहे हैं और उसके लिए हम लोग प्रोत्साहन देंगे, उसका प्रोत्साहन देंगे जब कोई डेयरी सेक्टर में आना चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब तक आप डेयरी सेक्टर के अंदर पशुपालक के दूध के दाम नहीं बढ़ाएंगे, उसके दूध के खरीद के दाम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इसका कोई हल नहीं हो सकता। कोई भी डेयरी सेक्टर के अंदर आज, चाहे वो हरियाणा के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे राजस्थान के अंदर हो, या उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, कहीं पे आप चली जाइए, बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव्स तो बन गई हैं। उन कोऑपरेटिव्स पे सबको पता है कि इसका राज चल रहा है इस समय, क्या सरकार किस तरीके से उसको चला रही है। सब किसान पशुपालक जानते हैं कि आज अमूल किस तरीके से कार्य कर रहा है। वो जो कोऑपरेटिव पैसा देती है वो इतना भी नहीं होता है कि पशुपालक की लागत के दाम भी आ सके। अगर ये स्थिति लगातार बनी रही तो जो आपको नारा दिया जाता है, 210 मिलियन टन दूध की पैदावार हुई है पूरे देश भर के अंदर, 240 मिलियन टन अब हो गया है। एक समय आएगा जब आपको जो स्थिति खेती किसानी के अंदर नजर आती थी, जहां पे किसानों के सुसाइड्स आपको देखने को मिलते थे, कुछ यही हालात, चूंकि हम लोग लगातार लोन पर तो ध्यान दे रहे हैं, हम ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान को लोन मिल जाए, लेकिन लोन चुकाने की क्या स्थिति में पशुपालक आज है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के ऊपर हम लोग लगातार जयपुर के आसपास के इलाकों के अंदर प्रदर्शन करते रहे हैं और आने वाले समय में और भी बड़े इलाकों के अंदर करना चाहते हैं। मेरी इतना सा अनुरोध है, इस सेक्टर के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। आज जहां इस सेक्टर को 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, उसको कुछ छोटे से चंद रुपयों के अंदर, 4,000 करोड़ के अंदर पूरे सेक्टर को समाप्त कर दिया जाता है। ये स्थिति रही तो पशुपालन बचने की स्थिति में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। धन्यवाद दीपक भाई। रमन भाई, आपने बहुत अच्छे से बताया कि दूध उत्पादक किसानों की स्थिति क्या है देश में। मैं जिससे पहले कि कर्नल साहब के पास जाऊं, मैं अपने जो दर्शक अभी जुड़े हैं, कुछ डाटा, जो मुख्य डाटा थे, वो एक बार दोबारा से सबके सामने रखना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा। 2019 से लेके इस साल तक जो कृषि और उससे अलाइड जितनी भी चीजें हैं, उनके बजट में 2% के करीब की कटौती, उसको घटाया गया है। यदि सीधे शब्दों में जिस तरह हमारे साथी राजीव यादव जी ने कहा कि पहले कृषि के लिए 100 में से 5 रुपए मिलते थे, तो आज 100 में से 3 रुपए सरकार कृषि और उसके साथ के जितनी भी चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए दे रही है। कुछ चीजें हैं जो मुख्य किसानों से संबंधित स्कीमें हैं या विभाग हैं, उनसे संबंधित कुछ डाटा मैं आपके सामने दोबारा रख रहा हूं, ताकि जो जुड़े हैं उनको भी ये डाटा पता लग जाए। एक पीएम आशा के नाम से स्कीम है, जिसमें सरकार ने इस साल 6,041 करोड़ रुपए इस साल अलॉट किए हैं, लेकिन जो जरूरत है वो 50,000 करोड़ की है। तो आप देख सकते हैं, जरूरत 50 की है और मिल 6 रुपए रहे हैं। जो फसल बीमा योजना है, उसमें भी लगभग 3,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। 14,000 करोड़ पिछले साल थे और इस साल सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए फसल बीमा के नाम पर अलॉट हुए। यदि बात किया जाए कि एनिमल हेल्थ के लिए जो स्कीम सरकार चलाती थी, उसमें भी देखा जाए तो जो 2465 करोड़ रुपए दिए जाते थे, वो इस साल 1980 करोड़ रुपए कर दिए गए। मतलब पशुओं के लिए भी जो योजनाएं चलती थी, उसमें भी पैसे की कटौती करी गई है।
मनरेगा का पैसा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को पैसा दिया जा रहा था, उसमें भी लगातार 2020 से लेकर 2024 तक लगातार कटौती करती गई। अब इसमें यदि 1,11,000 करोड़ रुपए 2020 में मिल रहे थे, इस साल वो 86,000 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। तो ये जो बात है करोड़ों की है, जिसमें किसान, गांव, सड़क, जितनी भी योजनाएं हैं उसमें हर जगह सरकार ने कटौती की है। और जो सरल शब्द हैं उसमें ये समझना होगा, यदि 100 रुपए देश का बजट है, जिसमें से 5 रुपए किसान को और खेती को मिलते थे, आज सिर्फ 3 रुपए देने की बात सरकार कर रही है। तो मैं अब चाहूंगा कर्नल साहब भी अपनी तरफ से जो अब इनपुट देना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं। इसके बाद डॉक्टर सुनीला जी से धन्यवाद दीपक भाई। जैसा मैंने पहले भी बोला था, हमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमें ये देखना है कि जो ग्रामीण हमारा तबका है वो अगर टीवी को देखेगा या रेडियो पे सुनेगा या इधर उधर से जो उस पर खबर पहुंचती है वो बड़ा खुश हो जाता है, जो असली आंकड़े हैं उस तक नहीं पहुंचते हैं। तो हमें एक कोशिश ये करनी चाहिए कि सरल भाषा में जो किसान जिस भाषा को समझता है उस सरल भाषा में ये जो सारे आंकड़े हैं, सिर्फ इसी वर्ष के बजट एलोकेशन के नहीं, जो पिछले, जैसे आज योगेंद्र जी ने भी बताया 2019 के बाद के, अगर हम ये साल दर साल दें कि जो कृषि बजट है वो हर साल उसको कम किया जा रहा है, और दूसरा जो एलोकेशन भी हो रही है वो भी पूरा खर्च नहीं किया जा रहा। दूसरी बात यह है कि जो कि हम सबको समझना चाहिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पश्चिम के देश हैं, जो उनकी जो पॉलिसी है वो हमारे ऊपर यहाँ पर थोपने की कोशिश की जा रही है। उसमें कि देश का अगर विकास हो सकता है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो उनका मानना है इट इज रिटन और अनरिटन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट के आपको इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है। इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए आपको जमीन चाहिए और दूसरा चाहिए आपको चीप लेबर, और ये दोनों ही चीज हमारे किसानों के पास में है, ग्रामीण इलाके के पास में है। तो ये सारी जो नजरें हैं ये किसान को धीरे धीरे कमजोर करके उनकी जो लैंड एक्विजिशन है, जो भूमि अधिग्रहण है, एक तो वो करने की कोशिश है, और दूसरा उसके अगर भाव, उसको दाम नहीं मिलेंगे फसल के, धीरे धीरे ये करके इसलिए किया जा रहा है कि किसान को कमजोर कर दिया जाए और वो जो अपनी बात रख सकता है वो उसको ना रख पाए और कमजोर होके और वो घर बैठ जाए। तो एक ये भी हमने समझाना है, अगर हमने एक्चुअली देश का सच में विकास करना है तो जो खेती में जो ब्लड बात हो रखा है, मैं शब्द जानबूझ के यूज कर रहा हूं, कि एक टमाटर जो किसान बेच रहा है उसे 1 रुपए किलो मिल रहा है और शहर में जाओ तो उसको 30 रुपए किलो में कस्टमर खरीद रहा है, तो किसान को घाटे की जो खेती कर रहा है साल दर साल यही करता रहता है और फिर उसको कर्ज में धकेल दिया जाता है। जैसे अभी भी इस बजट में भी बताया गया है कि जो आपका केसीसी है उसको भी 3 लाख की बजाय भी 5 लाख कर दिया। खैर ये काफी लंबा मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बोलना चाहूंगा कि हमें सरल शब्दों में अपनी बातों को वीडियो के द्वारा, व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा, और जो भी हमारे पास में जो भी हम कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, इसको किसानों पे पूरे देश में उन्हीं की भाषा में इसको भेजा जाए, तो तभी देश का भला हो सकता है। किसानों का भला होगा तो देश का भला होगा। खुशहाली जो है
खेत खलिहानों से होके जाएगी। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, अगर बूस्टर डोज देनी है तो कृषि ग्रामीण क्षेत्र को बूस्टर डोज मिलेगी, तो मैं समझता हूं कि इससे काफी फायदा होगा पूरे देश को, और ना कि ऐसे ही इंडस्ट्रियल। मैं इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन उसको उसी अनुपात में अगर देखेंगे तो 70% जो लोग 65-70% ग्रामीण क्षेत्र पे डिपेंडेंट हैं, और आप कृषि का बजट देखो, हर साल इसको घटाते जा रहे हैं। तो बड़ी बड़ी अजनबी चीजें हैं और निराशाजनक सारी चीजें होती जा रही हैं देश में। तो सिर्फ मैं इतना ही बोलूंगा कि आप जो है सरल भाषा में इन चीजों को पूरे देश में किसानों तक। धन्यवाद जी कर्नल साहब, धन्यवाद। अब डॉक्टर सुनीलम जी दोबारा हमसे जुड़ गए हैं और अभी इनके पास भी पूरे तथ्य डाटा आ गए होंगे। तो डॉक्टर साहब, अभी आपका क्या आपको दिख रहा है, बजट में क्या निकला? आपने पूरे दिन इस पे मंथन किया होगा, देखा होगा, तो दर्शकों को बताइए कि आपकी नजर में बजट कहाँ पहुंचा। जी दीपक जी, बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक आपके साथ में समय दे रहे हैं, 1,00,000-2,00,000, उनके लिए भी बहुत शुक्रिया। असल में पूरा समय तो जो अध्ययन की जगह पर ये हुआ कि लगातार 5-7 चैनलों में रहे, तो उसी में, लेकिन वहां पे सब एक्सपर्ट्स थे, तो इसलिए काफी ज्यादा इनपुट तो उसमें मिल ही जाता है। एक पहली बात तो ये, मतलब जो सरलता से लोगों को समझने की जरूरत है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि आबादी जो है, हम मानते हैं 70%, वो मानते हैं 50%, लेकिन उसका जीडीपी में 20% उसका योगदान है। अब अगर आपको उनकी आमदनी को दुगना करना है, तो औसत आय नाबार्ड के हिसाब से 13,661 रुपया है। 150 रुपया दिन है 5 लोगों के परिवार की इनकम। तो अगर आपको इसमें अंतर लाना है, तो आपको सीधे सीधे उसे, अगर आपको दुगना करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी आपको दुगना करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट दुगना करने की बजाय आप अगर जो है 5.5% से आप 3.5% के ऊपर अगर आप ले आते हो एग्रीकल्चर बजट को, होना क्या चाहिए था, कम से कम जो है आपको 5.5 था, तो आप उसे 11 तक ले जाते। जब इन्वेस्टमेंट आप 11% के ऊपर आप जब करते, तो कुछ उम्मीद कर सकते थे हम कि आमदनी किसानों की बढ़ सकती है। उसका आप जो है खरीदने की बात आप कर लेते कि भाई हम जो है एमएसपी की कानूनी गारंटी दे करके हम उसे खरीदने का काम करेंगे। ये एक बात है, तो ये नहीं किया गया, सरकार की ये मंशा नहीं है। सरकार की जो मंशा है और सरकार का जो मॉडल है, वो किसान, किसानी और गांव का खात्मा है। और इसलिए आपने देखा कि शहरों के डेवलप करने के लिए अलग अलग तरीके से उसका पैसा दिया गया है। उसके लिए किस तरीके से गांव खत्म हो और शहर बने, और वो भी शहर किस तरीके का बन रहा है। बंबई जैसे शहर में आप चले जाइए, या किसी भी शहर में आप चले जाइए, तो 50-60% पॉपुलेशन जो है वो एक तरीके से नारकीय जीवन जीने के लिए वो मजबूर है, क्योंकि वहां पर भी, शहरों के अंदर भी उस तरीके से ना तो प्रॉपर व्यवस्थापन है, और ना ही उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट की किसी भी स्तर के अंदर कोई गुंजाइश है। अब इसके साथ में जो बात, जब मैं ज्वाइन किया तो जो बोल रहे थे साथी, जयपुर के साथी, और जो वो पशुपालन के ऊपर बोल रहे थे, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहे थे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जहां से मैं 2 बार एमएलए रहा, मुल्ताई, वहां पर जमीन जो है वो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। लेकिन जो खेती किसानी का जितना काम चलता है, वो पशुपालन से ही काम चलता है। हम लोग एक अरसे से वहां पर जो है प्रति फैट 10 रुपया हो, अभी 7-7.25 रुपया दिया जाता है। इसकी लड़ाई को किसान संघर्ष समिति लड़ने का काम वहां पर कर रही है। लेकिन जो बात है कि लगातार पशुपालन का काम, लगातार डेयरी फार्मिंग का काम, जैसे कि हमारे यहाँ डेयरी फार्मिंग का मतलब यह है कि किसान ने जो है 2 गाय रखी है या 2 भैंस रखी है, वही फार्मिंग है ना, उसी से ही उसका पूरा जीवन चल रहा है। तो उसके ऊपर भी जो बताया कि 50,000 करोड़ की जरूरत थी, आपने 4,000 करोड़ रुपए दिया, तो उसके ऊपर भी सरकार जो है वो ध्यान देने को के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ में जो एक आंकड़ा पहले भी जो आया था कि सरकार जो किसानों के लिए या एग्रीकल्चर के लिए जो कहती भी है, वो देती नहीं है।
जैसे मनरेगा को लेकर के हम ये कहें कि जितना उन्होंने वायदा किया पिछले जब से भाजपा की सरकार है, जितना उन्होंने कहा उतना पूरा कभी नहीं दिया। पिछली बार 86,000 करोड़ रुपया कम जो है उसने देने का काम किया। तो अभी जो बात यहाँ पर हुई भी है कि जो प्राकृतिक खेती को लेकर के जितना वायदा करने का काम किया, लगभग 500 करोड़ रुपया, उसके अंदर भी आप ही ने 100 करोड़ रुपया देने का काम किया, फिर उसको घटा दिया, 365 करोड़ कर दिया, फिर भी 100 करोड़ रुपया देने का काम किया। अब आप कागज के ऊपर कुछ भी कर लो। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार की मंशा और सरकार की इच्छा शक्ति किसानों की इकोनॉमी को सुधारने की नहीं है, कृषि अर्थव्यवस्था को सुधारने की नहीं है। उसकी जो पूरी समझ है, वो समझ है कि आप यूरोप और अमेरिका के डेवलपमेंट मॉडल को अपना करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपका रास्ता खुलेगा। तो अब वो तो एआई के माध्यम से आगे पूरा बढ़ रहे हैं। उनका तो पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है वो मैक्सिमम एनर्जी के ऊपर जो है जो पर्यावरण संकट के लिए जो सबसे जिम्मेदार है फॉसिल फ्यूल्स जो है उसी के ऊपर वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास में कैपिटल है तो वो कैपिटल अपना अधिक से अधिक इन्वेस्ट करके उससे आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपके पास में जो है वो आपका मैन पावर है, और आपके पास में जो मैन पावर है उसकी स्थिति ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि ट्रंप आया, उसने पूरे दुनिया के जितने प्रवासियों ने खदेड़ना शुरू कर दिया, उसमें भारत के लोग भी हैं। अब ये कौन है? सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसान जो भी है, पंजाब का किसान जो है, अगर उसके पास में जो भी जमीन है, जो भी उसने मेहनत करके कमाया है, वो कनाडा भेजना चाहता है अपने बेटे को। और मतलब चाहे 1 एकड़ जमीन बेचे, चाहे 5 एकड़ जमीन बेचे, और फर्जी तमाम सारे तरीके से जो है जो है वहां पर पहुंच जाते हैं। अब सवाल ये है कि जब आप एम्प्लॉयमेंट देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर आपका एग्रीकल्चर का है, जब आप उस पर ही ध्यान देने का काम नहीं करोगे, और आप ये देख रहे हो पूरी दुनिया के अंदर बड़ा-बड़ा ले ऑफ हो रहा है, और आपने देखा कि ट्रंप ने एक झटके के अंदर 20 लाख अपने कर्मचारियों को उसने नोटिस देने का काम कर दिया कि भाई निकलो बाहर, 8 महीने की तनख्वाह लो और उसके बाद में रेजिग्नेशन अपना भेजने का काम कर दो। तो अब और आप सब देख लीजिए, जितनी बड़ी कंपनी है, जितनी टॉप 10 या दुनिया की टॉप 100 कंपनीज हैं, सबके अंदर इसी तरीके से ट्रिमिंग करने का काम चल रहा है। तो आखिरकार आप एम्प्लॉयमेंट देंगे कहां से? अगर आपके पास में एम्प्लॉयमेंट कहीं भी देने का तरीका नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट देने का अगर एक माध्यम कृषि है या कृषि के साथ में कृषि बेस्ड उद्योग हैं, या फिर पूरा डेयरी फार्मिंग का एक जो तरीका है, या मतलब पशुपालन का, और या हॉर्टिकल्चर का है, या पूरी दुनिया के अंदर इस समय भारत देश जो है वो आप सोचिए कि वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में, है ना, वो जबरदस्त उसने योगदान किया है। मतलब उसका प्रोडक्शन जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के ऊपर पहुंचा हुआ है। अब आपको उसके लिए जो है अधिकतम आपको सुविधाएं देने का काम करना चाहिए था, ताकि जो है वो अपना मार्केट शेयर अपना बढ़ा सके। यहाँ पे लोगों को सस्ते के अंदर जो है वो सब्जी और जो है फ्रूट्स उपलब्ध हो, और पूरी दुनिया के अंदर उसका एक्सपोर्ट करने का काम हो। ये लोग असल में भूल जाते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर देखिए जो अर्जेंटीना था, अर्जेंटीना ने, आपको मालूम है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ लोग इसको सीखने को तैयार नहीं है कि इन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया उसको सबसे ज्यादा जो लागू किया गया वो लैटिन अमेरिका में लागू किया गया, पूरे उसके साथ जैसे कहते हैं मतलब लेटर एंड स्पिरिट के साथ लागू किया, और वो सब जो है देश दिवालिया हो गए। और उसके बाद में उन देशों ने कह दिया जी कि हम एक पाई वापस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। और फिर अब अर्जेंटीना जो है वो एग्रीकल्चर के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो आपको अपने रास्ते पर तो विश्वास होना चाहिए, लेकिन आपको अपने किसानों के ऊपर विश्वास नहीं है, खेतीहर मजदूरों पर विश्वास नहीं है, अपने पशुपालकों के ऊपर विश्वास नहीं है। आपको विश्वास जो है वो कॉरपोरेट के ऊपर है, वो विश्वास आपको अडानी अंबानी के ऊपर है, और इसलिए आप उसको छूट देते जाते हो, 16 लाख करोड़ की छूट देते हो, और 16,000 करोड़ रुपया भी कर्जा माफी आप करने को राजी नहीं हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि असल में सरकार पूरी तरीके से किसानी को और किसान को खत्म करने पर आमादा है। और अभी जो राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति आई है उसके अंदर जो पूरा प्रावधान है, अभी आपने देखा बहुत सारे लोगों ने जो कहा कि भाई पूरा बजट आया क्या ये बिहार के लिए था, तमाम सारे लोगों ने सवाल खड़ा किया। हालांकि बिहार को भी कुछ मिला नहीं है। बिहार को डेवलप अगर करना है तो उसको स्पेशल पैकेज चाहिए 10 लाख करोड़ का,
है ना। अब वो मखाना उद्योग से और मिथिलांचल को कुछ पैसा देने से वो यहाँ डेवलप होने वाला नहीं है। लेकिन आखिरकार आप जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहने वाला ये हमारा देश है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, और आप एक प्रदेश के लिए आप 10 चीजें करो और बाकी आप पूरे देश के स्टेट्स को इग्नोर करने का काम करो। तो जो फेडरलिज्म का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसको पूरा खत्म कर रहे हो। और इसीलिए ये जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर जो है, कृषि मार्केटिंग वाला जो पूरा आया है, उसको इन्होंने, वो तो राज्य का विषय है कृषि, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, अब आपसे ही हम पारित करा लेंगे। तो आप वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी आप मान लो, पूरा का पूरा मंडियों को भी आप डिसमेंटल करने का काम करो। मंडियां जब डिसमेंटल हो जाएंगी, सरकारी प्रोक्योरमेंट खत्म हो जाएगा, एफसीआई समाप्त हो जाएगी, राशन की दुकानें बंद हो जाएंगी। किसान लोगों को, गरीबों को कहेंगे कि भाई तुम्हारे को कूपन हम दे देंगे, तुम्हारे घर पर पहुंचा देंगे, किसी भी दुकान पे चले जाना, वहां से जो है अपना लेकर के आ जाना। तो पूरा का पूरा जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है ना, वो कोलैप्स करने का एक साजिश है। और उसी साजिश को देश के किसान आंदोलन ने पहचाना है। पहले जब उनने पहचाना तो 380 दिन तक बॉर्डर पे टिके रहे, और उसके बाद में जो है उन्होंने 750 किसानों की शहादत देने का काम किया। लेकिन 9 दिसंबर 21 को उनके साथ में एक धोखा पत्र उन्हें दे दिया, आश्वासन पत्र जिसको बोलते हैं। तो खैर उनका तो चल गया। लेकिन जो बात यहाँ योगेंद्र यादव जी कह के गए थे कि भाई आपने जो कुछ किया किसानों के साथ में धोखा किया, वो तो हो गया, लेकिन आपने जो आपकी एग्रीकल्चर कमेटी थी, जो पार्लियामेंटेरियंस की कमेटी थी, आपको उनके ऊपर भी विश्वास नहीं है। उन्होंने जो आपको रिकमेंडेशन, 4 आपने रिकमेंडेशन की, उन्होंने एमएसपी की बात कही कि भाई इसका इंतजाम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपको किसान सम्मान निधि बढ़ानी पड़ेगी, आपको जो है कर्जा माफी का कुछ करना पड़ेगा, आपको फसल बीमा का करना पड़ेगा, कुछ नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि हम लोग कहते हैं कि भाई, मैं हर समय बोलता हूँ कि भाई मेरा क्या दोष है जो मेरे को 140 मुकदमे ठुक गए, मेरे को 52 साल की सजा हो गई। दोष केवल इतना है, किसानों के साथ खड़े हो गए। तो अब ये जो एग्रीकल्चर की जो कमेटी है, जो सांसद लोग हैं, ये भी खड़े हो गए किसानों के साथ में। तो उनको बता दिया कि तुम्हारी औकात जो है, तुम्हारी कमेटी समेटी जो भी कुछ हो, उससे तुम अपनी रिपोर्ट दे दो, वो ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी। हालांकि उन्होंने एक जबरदस्त काम किया, बड़ा काम किया। आजादी के 76 वर्षों में स्टैंडिंग कमेटी ने इतना स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस किसानों के पक्ष में देने का काम नहीं किया था, वो कर दिया। लेकिन उनको भी जो है ठेका दिखाने का काम किया। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा बजट है, ये किसान विरोधी है, निराशा तो पैदा कर ही रहा है, एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का काम कर रहा है, और देश को पूरी तरीके से फिर से गुलामी की ओर ले जाने का काम कर रहा है। अभी तक हम लोग, पहले जब शुरू किया था हम लोगों ने सार्वजनिक जीवन, तब टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी। वहां से चलते चलते हम 40 साल में आ गए, अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी। अब जो है हमारे को आगे जाकर के बोलना पड़ेगा, एलन मस्क की सरकार नहीं चलेगी। यही सब की तैयारी रखनी पड़ेगी। कुल मिला के जब हमारे शासक हैं, वो कॉरपोरेट का एजेंट बन करके अगर वो काम करेंगे, तो उनके हाथों में किसानों और मजदूरों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये बात लोगों को मान लेनी पड़ेगी, समझ लेनी पड़ेगी, जान लेनी पड़ेगी, और इसलिए इनसे छुटकारा पाना पड़ेगा। उसके लिए आंदोलन ही एकमात्र तरीका है। मैं केवल इतना जानकारी देना चाहता हूं आपके दर्शकों को, क्योंकि ज्यादातर किसान भी हैं, कि भाई 8-9 फरवरी को पूरे देश में सांसदों को ज्ञापन दे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की लीडरशिप की तरफ से जो ज्ञापन तैयार है, आपके पास पहुंच जाएगा। और उसके बाद में पूरे फरवरी के अंदर जो है बड़ी-बड़ी किसान महापंचायतें, जैसी मोगा के अंदर हुई थी, जैसी आपके यहाँ टोहाना के अंदर हुई थी दीपक जी, इसी तरीके की बड़ी महापंचायतें पूरे देश में होंगी। और मार्च में, 5 मार्च के बाद में पक्के मोर्चे लगाने का काम भी पूरे देश के अंदर किया जाएगा। तो मतलब हमारा ये है कि एक तरफ किसान एकजुटता की बात चल रही है, डल्लेवाल जी और सब जो उनका 3 मोर्चों के ऊपर जो आंदोलन चल रहा है, एसकेएम अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन दोनों मिलकर के करें, इसका भी पूरा एक प्रारूप तैयार हो रहा है। 6 मेंबर कमेटी एसकेएम ने अपनी बनाई हुई है, वो सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। तो जो भी दर्शक साथी हैं, जो किसान साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि रोने गाने से कुछ भी नहीं चलेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, खुद अपना जो है हक लेकर के, जो एक था ना उस समय जो चला था, पगड़ी संभाल जट्टा वाला, साडा हक इत्थे रख, वही आपको करना पड़ेगा, वही एकमात्र रास्ता है। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए दीपक जी, और ये प्रोग्राम को
आयोजित करने के लिए जय किसान आंदोलन के सभी साथियों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। आपने भी समय निकाला और पूरी बात यहाँ रखी। और मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों की सबसे बड़ा कर्तव्य आज की डेट में यही है कि जैसा अभी कर्नल साहब भी कह रहे थे कि रेडियो पे, टीवी पे, अखबार में तो हमेशा ये देखने को मिलता है कि किसान को सरकार ने पूरा खजाना खोल के दे दिया है, जेबें भर दी हैं, उसके लिए पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी स्कीमें ला दी हैं। उससे ना केवल समाज के दूसरे तबके, शहरों में रहने वाले लोग, अपितु बहुत से किसानों को भी ये लगता है कि सरकार ने तो हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। तो मुझे लगता है पहला कर्तव्य और पहला स्टेप यही होना चाहिए कि हम जैसे लोग जो बजट में आई हुई डाटा है, इसमें जो पैसे का लेन देन सरकार की तरफ से रखा गया है, उसका पूरा लेखा जोखा लोगों तक पहुंचाएं। तो मुझे लगता है जो बात आप अभी ज्ञापन वाली कर रहे थे, इस ज्ञापन में भी हम इन सभी फैक्ट और फिगर्स का जो पैसे की टर्म में बात आज हम कर रहे हैं, ज्ञापन में भी हम वो दें। और एक छोटे पर्चे, छोटी बुकलेट जो हमने किसान आंदोलन के समय बनाई थी, वैसी कुछ बुकलेट्स भी बनाने की प्रक्रिया हम सोच रहे हैं कि शुरू करेंगे, ताकि असलियत में लोगों तक उनकी भाषा में ये बात पहुंच जाए कि सरकार जो कर रही है उसकी सच्चाई ये है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ किसान नहीं, बल्कि समाज का दूसरा हिस्सा जो कि किसानों के प्रति हमेशा से ही उनके दुख सुख में साथ रहा है, उनको भी जानकारी का अभाव है। वहां तक भी पूरी जानकारियां पहुंच नहीं पाती। लोगों को ये लगता है कि सिर्फ किसानों को पैसे देने की वजह से भारत पिछड़ा हुआ है, लेकिन असलियत इससे कहीं अलग है। और इसी संबंध में जिस तरह डॉक्टर सुनीलम जी ने कहा कि किसानों को फसलों के इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए, यदि किसी किसान की फसल बर्बाद होती है तो उसको कंपनियों से, इंश्योरेंस कंपनियों से पैसा मिले। अभी क्या होता है, बहुत सी जगह सरकारों के दफ्तरों के आगे किसान अपने मुआवजे के लिए खड़ा रहता है, और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो कहीं ना कहीं कागजों पे ही धरी दिखाई देती है। आज के बजट में इससे संबंधित एक डाटा मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। इंश्योरेंस के लिए जो पिछले साल 14,600 करोड़ रुपए बजट में दिए गए थे, उसकी तुलना में इस बार 12,242 करोड़ रुपए पीएम फसल बीमा योजना के लिए दिए गए। अब इसमें एक डाटा हो चुका है कि जो कमी है वो तो लगभग 3,000 करोड़ रुपए की बजट में ही कर दी। इसके अलावा जो पिछले साल पैसा खर्च किया गया, उसमें देखने में ये मिलता है कि वो जो खर्चा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कंपनियों को प्रीमियम के तौर पे दिया गया। मतलब कंपनियों को दिए जाने वाला पैसा बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके सामने के जो डाटा और फिगर आप देखेंगे कि इसमें जो पिछले से पिछले साल किसानों को इस योजना का फायदा मिला था, उनकी संख्या घट गई है। किसानों को जो प्रीमियम मिला था उसकी वैल्यू और टर्म में वो जो प्रीमियम से जो उनको फसल की बर्बादी पे जो पैसा मिला था वो भी घट गया है। तो अल्टीमेटली यदि आप इसको ध्यान से देखें, मैं कुछ शब्द इंग्लिश के जरूर निकल रहे हैं, लेकिन आप इसको देखें कि सरकार ने किसानों के नाम पर पैसा तो बढ़ा दिया खर्चे में, और वो खर्चा जो है वो कंपनियों की जेब में डाल दिया गया, और कंपनियों से जितने किसानों को फायदा मिलना था उनकी संख्या घटा दी, और जो नुकसान के समय पैसा किसान की जेब में जाना था वो भी घटा दिया। तो कुल मिलाकर खर्चा या बिल किसान के नाम पर, कृषि बजट के नाम पर, लेकिन फायदा बीमा वाली कंपनियों का। इस तरह की जो स्कीम्स हैं उसका पर्दाफाश भी हम इन कार्यक्रमों के थ्रू आप सबके लोग बीच में पर्चा, अपनी तरफ से छोटे वीडियो, आने वाले समय में कुछ छोटी किताबें, ये सब बनाकर रखने वाले। तो मुझे लगता है कि अब मनीष भाई आपके पास भी यदि कोई नई जानकारी, नया कुछ उत्तर प्रदेश से मुझे पता है मैं वही कहना चाह रहा था दीपक भाई कि सुबह जब टेलीविजन पे बजट आ रहा था तो कैप्शन चल रहा था टीवी पर कि किसानों के लिए सरकार एक नई यूरिया फैक्ट्री बनेगी।
अब ये जो मौजूदा सरकार है, आप कमाल की बात देखें कि पिछले 2-3 सालों से यूरिया का संकट नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ डीएपी का संकट है। फसल के टाइम पर किसानों को, चाहे वो आलू की फसल का टाइम हो, गेहूं की बुआई का टाइम हो और कोई बुआई का टाइम हो, डीएपी के रेट भी निरंतर बढ़ रहे हैं और डीएपी का संकट है, डीएपी अवेलेबल नहीं है। तो डीएपी पे तो सरकार बात नहीं कर रही है और यूरिया पे बात कर रही है कि साहब यूरिया की एक फैक्ट्री और डालेंगे। मौजूदा संकट जो है, जो आज इतना बड़ा है, ये कल और बड़ा हो जाएगा। तो सरकार की जो पॉलिसी है वो बेसिकली वो पॉलिसी इतनी खराब है कि ये समझ में नहीं आता कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या वाकई ये लोग इतने ही ना समझ हैं। तो इसके ऊपर भी एक गंभीर चिंतन होना चाहिए कि क्या वाकई में इस सरकार के पास इतनी क्षमताओं की कमी है या ये हमारे यहाँ गांव देहात में कहते हैं जान बावला कहते हैं, जैसे कि जानते बूझते हुए भी चीजों को गलत तरीके से करने वाले लोग। तो ये शायद मुझे लगता है ये वो उसी कैटेगरी में आते हैं, ये जानते बूझते हुए सब चीजों की समझ रखते हुए भी किसानों के प्रति एक द्वेष है, एक चिढ़ है, एक नफरत है कहीं ना कहीं इनके अंदर और वो इनकी पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट होती है और आज का बजट भी उसी की एक झलक है। जी, आपने बड़े अच्छे से ये जो मुद्दा है ये याद दिलाया, जो डीएपी की कमी है। हमारे राजस्थान से लगता इलाका लगा लीजिए, हरियाणा का लगा लीजिए और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका लगा लीजिए, हर जगह हर सीजन में सुबह 4 बजे किसान लाइन में लगता है और डीएपी का जो कट्टा उसे 3 गुना कम दाम पर कुछ साल पहले मिलता था, वो 3 गुना ज्यादा दाम पे मिलता भी है और पूरा समय वो बिल्कुल हताशा में, बिल्कुल उसका वहाँ जो कहते हैं शोषण, सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है लाइन में और उसको कुछ नहीं मिलता। आज सुबह जब बजट का भाषण शुरू हुआ, मैंने भी इस बात को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने 3 प्लांट असम में लगाने की बात की है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वो तीनों प्लांट जो हैं वो यूरिया के लगा रहे हैं। उन्होंने डीएपी के बारे में एक बात जरूर बोली, बोले नैनो डीएपी लेके आएंगे इस सेक्टर में। ये जो नैनो डीएपी है, ये नैनो डीएपी पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आया कि क्या बला है, क्योंकि डीएपी एक जो कंपोजिशन है वो केमिकल कंपोजिशन है, उसमें नैनो हो या बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ नहीं, ये दीपक भाई ये वैसा ही नैनो होगा जैसे ये नैनो यूरिया लाए थे और अभी हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है उसने बताया है कि पूरी तरीके से वो बेकार है और उसका कोई फायदा फसलों पे नहीं मिला किसानों को। तो उसी तरीके का ये नैनो डीएपी भी आएगा जिसका किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये मैंने कहा ना कि ये सरकार कमाल कर रही है, बिल्कुल कमाल कर रही है। मतलब इनको बिल्कुल ये शर्म भी नहीं आती है कि निरंतर विफलता से आदमी को शर्म आ जाती है। बहुत सी बार कोई आदमी अगर लगातार विफल हो रहा है या उसकी चोरी पकड़ी जा रही है या उसका झूठ पकड़ा जा रहा है, तो कभी ना कभी उसको, कोई कितना भी बेकार हो लेकिन कभी तो उसे शर्म आती है। पर मोदी जी ने तो एक नया इतिहास रचा है। ये शर्म और हया से बहुत दूर हैं। ना इन्हें झूठ से फर्क पड़ता है, ना झूठ पकड़े जाने से फर्क पड़ता है, ना ही इन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि ये 100% गलत बातें बोल रहे हैं। जैसे योगेंद्र भाई ने कहा कि पार्लियामेंट में खड़े होकर गलत आंकड़े दे दिए दाल पे और सारी बातों पे। तो ये सब, इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं ये लोग। तो अब इनके लिए जो नए कुछ शब्द गढ़ने पड़ेंगे दीपक भाई, हमें और आपको, क्योंकि सिर्फ इन्हें झूठा कह देने भर से, क्योंकि जो शब्द होता है ना वो किसी चीज की अभिव्यक्ति होती है। मतलब किसी चीज के बारे में अगर आपने बोलना है तो शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर इनके बारे में बोलना है तो झूठ से काम नहीं चलेगा, कोई नया शब्द इजाद करना पड़ेगा जो बता सके कि ये कितने बड़े वाले झूठे हैं, ये कितने बड़े वाले फरेबी हैं। तो जैसे परिभाषाएं हमने नई गढ़ी थी किसान आंदोलन में 3 कानूनों को लेकर, मुझे लग रहा है इनके जो इनकी नियति है, जो इनकी नीयत है, जो इनका काम करने में जो इनका कथनी करने का फर्क है, उसके लिए भी अब ये जो हमारे पुराने शब्द हैं ये काम नहीं करेंगे। मोदी जी के लिए और इनकी सरकार के लिए अब हमें कुछ नए शब्द गढ़ने पड़ेंगे जिससे इनकी जो कर्म है वो पता लग सके। सिर्फ झूठा कह देने भर से ना इन्हें फर्क पड़ेगा, ना इनके लिए वो बहुत छोटे शब्द हैं। कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा दीपक भाई। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष जी। ये सब कुछ काम तो करना ही होगा। लेकिन आज अभी हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो आज
ये सब कार्यक्रम पूरा टेक्नोलॉजी जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब ने हमारे को बीच-बीच में बताया कि एक समय हमें 1.25 लाख लोग देख रहे थे। लेकिन देश में किसान तबके की संख्या और देश में जनसंख्या दोनों के अनुपात में यदि आप 1.25 लाख का फिगर देखें, ये कुछ भी नहीं है। यदि लोगों में आपको सूचना भेजनी है, तो हमारे अपने इस तंत्र को भी बड़ा करना होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकारों ने इस चीज़ से बिल्कुल डरने के बारे में सोचना ही बंद कर दिया कि उनका कोई झूठ पकड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है झूठ पकड़ने की जो कवायद है या जो उसका पूरा काम है, वो भी कहीं न कहीं किसान के कंधों पर ही है। क्योंकि देश का जो मीडिया है, उसमें से अधिकतर एक बड़ा जो सेक्शन है, वो तो सरकार की तारीफों में कल आप देखिएगा बजट के बारे में कितने बड़े-बड़े पुलिंदे बनाएगा। तो मुझे ये लगता है कि हम सब लोगों का काम बढ़ गया है। इस पूरे डाटा स्ट्रक्चर को, इस पूरे बजट को एक देशी भाषा में, किसान की भाषा में, गाँव की भाषा में इसका अनुवाद भी करना पड़ेगा। इसमें अपनी छोटी कहानियाँ जो कि समझ में आ सके, एक लोक बोलचाल की जो भाषा है, उसमें इसको घड़ना पड़ेगा और जो पहुँचाने की बात है, उस पे भी काम करना पड़ेगा। हम सब लोग इस बात में मुझे लगता है कि ये जो सारे कार्यक्रम के बारे में डॉक्टर सुनीलम जी ने बताया, हम किसान संगठन के लोग हैं और लगभग 150-200 संगठन हैं पूरे देश में जो संयुक्त किसान मोर्चा में भागीदारी करते हैं। यदि सबकी मेंबरशिप को देख लिया जाए, तो लाखों लोगों की मेंबरशिप है। लेकिन यदि ये जो जानकारी जो आज हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दूसरा हम जो कार्यक्रमों की जानकारी डॉक्टर सुनीलम ने यहाँ दी, ये सारी जानकारियां भी इन एक्टिव मेंबर्स तक भी नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि हम सब लोग उसी टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज किए जाते हैं जो कि सरकारी तंत्र के माध्यम से हमारे ऊपर थोपा जाता है। तो मीडिया भी उस सरकारी तंत्र का एक साधन है। हम लोगों को इस तरह के कार्यक्रम लगातार मुझे लगता है करते रहने होंगे। 9 साल से हम कर रहे हैं। आज ये बड़ा उत्साहवर्धक रहा कि 1.25 लाख लोग लाइव हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे थे और उम्मीद करते हैं 1-2 दिन में लोग इसको शेयर करेंगे और जो हमारी टेक्निकल टीम है उनसे भी हम कोशिश करके इसमें से कुछ पॉइंट्स का, जहां योगेंद्र जी ने कोई डाटा दिया, कोई अच्छी बात किसी और वक्ता ने बोली, उसके नहीं, निश्चित तौर पर हमें कुछ अच्छे पोस्टर्स जो हैं वो सोशल मीडिया के द्वारा, अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा वो सर्कुलेट तो करने ही पड़ेंगे, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ट्विटर से। क्योंकि एक चीज और भी है दीपक भाई कि हम लोगों को रीच जो है वो काफी कम कर दी गई है। मैं तो इंडिविजुअली, अब मैं अपने अगर पेज की बात करूं, मेरा तो पेज इन्होंने किसान आंदोलन के टाइम पे ही टर्मिनेट कर दिया था परमानेंट। तो काफी कंटेंट है जो खत्म हो गया है। और अभी भी जो हमारा जो फेसबुक प्रोफाइल है, मतलब उनका रीच इन्होंने काफी हद तक उसको कम किया हुआ है। बट स्टिल हम लोग के पास यही हथियार है और इन्हीं हथियारों से और इन्हीं परिस्थितियों में लड़ना है। तो जितना डेटा हम लोगों के पास पहुंचाएंगे, उतना ही बेहतर हम इन लोगों से लड़ पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो बात आप कह रहे हैं उसको यदि थोड़े से और सरल शब्दों में कहा जाए, जिस तरह हमें अपनी समझाने की भाषा को भी लोकचाल की भाषा में लाना पड़ेगा, उसी तरह जिन जिन चीजों का अधिकार क्षेत्र या जो कंट्रोल है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उनकी बजाय अपने बेसिक तरीके जो हमारे कम्युनिकेशन करने के पुराने समय के जो तरीके हैं, मेले में, अपनी सभाओं में, अपने घरों तक पर्चा पहुंचाने में, ये सब तरीकों का भी हमें दोबारा से अच्छे से यूज करना होगा। और मैं अब एक आखिरी कमेंट, कर्नल साहब बैठे हैं, यदि वो कुछ बात रखना चाहें। उसके बाद अभी आज हमें 4 घंटे 25 मिनट हो गए हैं लगातार इस कार्यक्रम को चलाते, और मुझे लगता है बहुत से लोगों तक हम जानकारी पहुंचा पाए हैं। तो कर्नल साहब आखिरी 1 मिनट में अपनी कुछ बात रखना चाहें तो रख दीजिए। उसके बाद मैं एक बार डाटा दोबारा समरी के रूप में पढ़ दूंगा सबके सामने, और फिर उसके बाद ये कार्यक्रम को आज के लिए हम समाप्त करें। थैंक यू दीपक भाई। मेरे ख्याल से 1 बजे से हम हैं आपस में सब चर्चा कर रहे हैं, और दर्शक भी जिन्होंने भी देखा है, जैसे अभी आपने बोला या मैंने पहले भी बोला है कि जिस लैंग्वेज में हमने क्या करना है, हमने किसानों को जागरूक करना है। बोला है किसान,
समय नहीं मिल पाता है, उस तक खबर नहीं पहुंचती है। तो उसको हमने उसी की भाषा में सिंपल तरीके से, साउथ में है तो साउथ की भाषा, ईस्ट में है तो ईस्ट वालों की भाषा, जो भी भाषा है सिंपल उसमें ये जो आंकड़े हैं, और पहले भी जो ये जैसे मैंने पहले ही बोला, योगेन जी ने जो आंकड़े बनाए हैं, जो सरकारी आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है बनाए, ये जन जन तक पहुंचे, और सिर्फ किसानों तक ही नहीं, बाकी लोगों को भी हकीकत का अगर पता होगा, तो ये जो दुष्प्रचार किया जाता है कि सारा अगर 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 एमएसपी की गारंटी दे दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बोला, टमाटर 1 रुपए किलो किसान को नहीं मिल पा रहा, वही टमाटर 30 रुपए किलो हमको खरीदना पड़ता है शहर में। तो ये हकीकत अगर पता चलेगी तो जो शहर वाले भी जो लोग हैं वो भी समझेंगे कि किसान आत्महत्या करने पे लगा हुआ है। साल दर साल जो आत्महत्या की जो घटनाएं वो और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कोई भी खेती और या कोई भी जो काम है, धंधा है, घाटे में आप नहीं चला सकते। तो हमने ये जो आंकड़े हैं उनको हमें उन्हीं की भाषा में, सरल भाषा में किसानों तक और बाकी लोगों तक पहुंचाना। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू जी। बस मैं एक बार दोबारा से जो आज सुबह से डिस्कशन हुआ है उसके मुख्य जो बिंदु हैं एक बार मैं बोल देता हूँ, हो सकता है कुछ नए दर्शक अभी जुड़े हों। आज जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों के साथ शुरुआत जरूर की। उन्होंने 4 तबकों का नाम लिया, जिसमें उन्होंने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के बारे में बात करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। देश को उन्होंने ये कहा कि देश सिर्फ मिट्टी नहीं, जमीन नहीं, लोगों से बनता है। तो लोगों में 100 में से 65 लोग किसान हैं। तो किसानों के लिए, 65 लोगों के लिए 100 में से आपको सोचना होगा। अब एक फक्र करने वाली बात है, देश में जितना पैसा है, यदि देश की जेब में 100 रुपए हैं तो उसमें से 16 रुपए किसान और कृषि से मिलके देश को मिलते हैं। मतलब हमारी हिस्सेदारी देश की कमाई में 16% है। अब इसको जब कमाई में हम 16% हैं और 65% जनसंख्या में हैं, तो क्या आपको ये बात ठीक लगती है कि पूरे बजट का सिर्फ 3%, 100 में से 3 रुपया कृषि और उसके आसपास की जितनी योजनाएं हैं उनके लिए खर्च किया जाता है। दूसरी बात, ये सिर्फ 3 रुपए तक सीमित नहीं है। 100 में से 3 रुपया बोला जाता है। जब ये 3 रुपए किसानों के नाम पर बजट में लिख दिए जाते हैं तो उसके बाद भी इनमें से बहुत सा पैसा खर्च किए बगैर ही वापस लौटा दिया जाता है। आप और हम पूरे दिन गांव में, खलिहान में, शहरों में घूमते हैं और हमारी समस्याएं किसी से छुपी नहीं है। क्या हमारे यहाँ सड़क की समस्या नहीं है? क्या हमारे यहाँ खेतों में पानी की समस्या नहीं है? क्या हमारे यहाँ पीने के पानी की समस्या नहीं है? क्या हमारे यहाँ लोगों को, गरीबों को मकान ना मिलने की समस्या नहीं है? ये सारी चीजें, समस्याएं मैं आपको इसलिए गिनवा रहा हूं कि इन सारी योजनाओं में सरकार ने पिछले साल जो बजट अलॉट किया था उसमें से बहुत सा पैसा बिना खर्च किए वापस कर दिया। मतलब उन्होंने जानबूझकर काम उस नियत से नहीं किया जिससे लोगों को पूरा फायदा मिल सके। जो बजट में आज घोषणाएं हुई हैं, अगले साल भी हम इसी समय, इसी दिन किसान का बजट लेके आपके सामने आएंगे। जो आज घोषणाएं हैं उसका लेखा जोखा अगले साल इसी दिन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और बीच बीच में भी निगरानी बनाए रखेंगे। बार बार सरकार को ये बताते रहेंगे कि आपकी घोषणाओं के अनुरूप आप ये काम नहीं कर रहे। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो एमएसपी, किसान की हालत, बेरोजगार युवा किसानों को रोजगार और जो आवास, सड़क, सिंचाई, इन सब की समस्याओं के लिए यदि किसान तबका ऐसी ही आवाज उठाता रहेगा तो मुझे लगता है आने वाले समय में सरकारी झूठा प्रोपेगेंडा भी कहीं ना कहीं हारेगा। और हम जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस देश में जो उन्नति और विकास की यात्रा है वो किसान के कंधे पर ही ये देश लेके चलेगा। और मुझे लगता है कि इसी उम्मीद में कि हमारी जो बात है, हमारा जो संदेश है, जो आज एक्सपर्ट आए, जिन लोगों ने ये कार्यक्रम देखा, उन सब का धन्यवाद।
और हमें उम्मीद है कि आप लोग ना सिर्फ इस पूरे कार्यक्रम को शेयर करेंगे, अपितु अपने लोगों के बीच में अपनी भाषा में जो आज हमने आपको आंकड़ा दिया है उसको अपने तरीके से किसानों के बीच में बताने का भी काम करेंगे। धन्यवाद, और उम्मीद में कि देश और कृषि खुशहाली की तरफ बढ़े। और इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।